ये बढ़िया। चलिए तब बातचीत शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने एक सेशन किया, वो पहला सेशन भी जो लोग आज आए होंगे उनके लिए देखना जरूरी होगा, क्योंकि उसी से आप आज के सेशन को करेक्ट कर पाएंगे। आज के सेशन में जो बातें मैं बताऊंगा उसको आप उससे करेक्ट कर पाएंगे। जो हम लोगों ने कल का सेशन किया उसमें ये पहचानने की कोशिश की कि हिंदी माध्यम या क्षेत्रीय भाषाओं के लोग मानविकी के विषय पढ़ने वाले लोग, मानविकी में भी जनरल कैटेगरी के लोग, ये सब अचानक रिजल्ट से गायब होना क्यों शुरू हो गए। और ये पहचाना कि इसके पीछे एक कारण यह है कि प्रीलिम्स में ही कुछ गड़बड़ हो रही है, जहां 2010 में करीब 44-45% लोग हिंदी माध्यम या क्षेत्रीय भाषाओं से मुख्य परीक्षा लिखते थे, वहीं 2018 तक आते आते ये आंकड़ा 5-6% के आसपास चला गया और 2018 में 19 में 2% कह रहे हैं कि आंकड़ा हो गया है। तो हुआ क्या, अचानक ऐसे कैसे हुआ? ये बात सही है कि लोगों ने पढ़ाई की मात्रा कम नहीं की, ज्यादा पढ़ रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्यादा खुले, दिल्ली जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ी। 2010 में कोचिंग कम लोग करते थे, 2017-18 में ज्यादा लोग कोचिंग कर रहे हैं। 2013 के बाद से कोचिंग इंडस्ट्री में बूम आ गया, मटेरियल भी ज्यादा हो गया, सामग्री बढ़ी, कोचिंग बढ़ी, कोचिंग का ड्यूरेशन बढ़ा, 18 महीने कोचिंग हो गई और पढ़ाई लिखाई का स्तर भी बढ़ा ही होगा। तो फिर रिजल्ट क्यों गिरा? इस बात की पड़ताल कल करने की कोशिश की और पाया 4-5 आधार वाक्य जो हम लोगों ने बनाए थे पहले भी और कल भी उनमें से कुछ बनाने की कोशिश की कि जो अभी की परीक्षा है बेसिकली एंटी मानविकी है। मानविकी के स्टूडेंट को ये शुरू से डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखती है, गैर बराबरी की दशा में रखकर ये परीक्षा शुरू होती है। पाया कि ये परीक्षा बेसिकली टेलर मेड है, बिल्कुल बनाई ही, डिजाइन ही उन्हीं लोगों के लिए की गई है जिनका आईक्यू ज्यादा है। जिनका आईक्यू ज्यादा है वो लोग कहां जाते हैं? इंजीनियरिंग में, मेडिकल साइंस में। और यूपीएससी ने मान लिया कि हमको ज्यादा आईक्यू वाले लोगों की तलाश है। ईक्यू का महत्व नहीं, इमोशनल कोसेंट आपका बेहतर हो उससे कोई लेना देना नहीं, आईक्यू बेहतर हो। परीक्षा में अचानक साइंस के सवालों का वेटेज बढ़ा दिया। अब ऐसा नहीं कि साइंस मानविकी वाला आदमी नहीं पढ़ सकता है, लेकिन एक टेम्परामेंट होता है। अब अगर मान लीजिए मैं 5 साल फिलॉसफी पढ़ रहा हूं और आप किसी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को कह दीजिए कि तुम फिलॉसफी की तैयारी कर लो और मेरे बराबर सवाल कर दो, संभव नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट फिलॉसफी का बन चुका है। ठीक वैसे 10वीं कक्षा जिसने तय कर लिया होता है कि इंजीनियरिंग करेगा या मेडिकल साइंस में जाएगा, 10वीं कक्षा से बायोलॉजी, बॉटनी पढ़ रहा है, वो जूलॉजी पढ़ रहा है, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान पढ़ रहा है, उसका साइंस का टेम्परामेंट बन चुका है। फिर वो 3-4 साल इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टरी पढ़ेगा, वहां साइंस की उसकी समझ और बढ़ गई होगी। और जब ये समझ बढ़ी हुई समझ के साथ ये विद्यार्थी आते हैं और आप उनको इस परीक्षा में 21% सवाल, औसतन 21% सवाल 100 में साइंस के दे देते हैं, तो मैंने कहा था 4 सवालों का कम से कम इनको आप बोनस 5 सवालों का देते हैं। वो 8 नंबर 10 नंबर का जो अंतर ये पैदा करते हैं, उस 8-10 नंबर के कारण गड़बड़ होनी शुरू हुई। और इसी बात को जोड़ के दिखाया था कि कैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज IFOS की परीक्षा जो इसके साथ लेनी शुरू की इन्होंने, इस कारण इन्होंने साइंस का वेटेज बढ़ाया और साइंस का वेटेज बढ़ने पर मानविकी के विद्यार्थी को कॉम्पीट करना पड़ रहा है उन विद्यार्थियों के साथ जो फॉरेस्ट की तैयारी करने के कारण फॉरेस्ट की किताबें पढ़ते हैं। अब जो फॉरेस्ट की मुख्य परीक्षा की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें एनवायरमेंट इकोलॉजी है ही है, क्योंकि वन सेवा में जाने के बाद इनको पर्यावरण, पारिस्थितिकी, इस सब का ज्ञान होना चाहिए। तो एक विद्यार्थी जो पर्यावरण पारिस्थितिकी को मुख्य परीक्षा के लिए तैयार कर रहा है,
क्योंकि वो भारतीय वन सेवा में मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा, उससे आपका मुकाबला करवा दिया। और जब उस विद्यार्थी से आपका मुकाबला हुआ तो ऐसे 500 1000 लोग जो कम से कम ज्यादा सेलेक्ट हो रहे होंगे मेरे ख्याल से, उन लोगों ने हिंदी माध्यम और मानविकी विद्यार्थियों को दूर करना, बाहर करना शुरू कर दिया। ऐसी कई और खामियां हम लोगों ने पहचानी हैं कि कैसे ये लॉटरी सिस्टम की तरह बन गया है। इसमें वेटेज फिक्स नहीं कि हिस्ट्री का कितना सवाल आएगा, हर साल लॉटरी खुलती है। क्योंकि होना ये चाहिए कि अगर आप भारत के लिए ब्यूरोक्रेट ढूंढ रहे हैं और आप मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में जाने वाले लोगों को पॉलिटिक्स, संविधान, इकोनॉमी, इतिहास इनकी समझ होनी चाहिए, गहरी समझ होनी चाहिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साल आप पॉलिटी का 6 सवाल पूछेंगे और अगले साल 26 सवाल पूछ लेंगे? जिससे आपने 26 सवाल पूछा और जिससे 6 सवाल पूछा, दोनों को ब्यूरोक्रेसी में एक ही सेवा के लिए ले जाएंगे आप। तो एक का संविधान ज्यादा क्यों ऊपर रख रहे हैं और एक का संविधान कम क्यों ऊपर रख रहे हैं? भाई आप पॉलिटी का हर साल 17, 18, 20 सवाल पूछिए, सवाल बदल दीजिए, लेकिन सवालों का वेटेज इतना ज्यादा कम ज्यादा मत कीजिए, परीक्षा को तुक्के मत बनाइए। तो हमको ये मांग करनी चाहिए कि यूपीएससी का एग्जाम लॉटरी सिस्टम नहीं होना चाहिए कि किसी साल पॉलिटी गायब है, अगले साल बच्चे ने इतिहास साल ज्यादा आ गया, इतिहास खूब पढ़ा, अगले साल इतिहास गायब हो गया। तो क्या होता है? तब अनावश्यक बच्चा तमाम किताबें जुटाता है और ढेर सारा पढ़ता है। इसको भाग्यवादिता को बढ़ावा मत दीजिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के सवाल घटाइए और ऐसी तमाम बातें करके एक हम लोगों ने इसकी डिटेल बात बनाते हुए 10-12 समस्याएं पहचानी थी। अब इन 10-12 समस्याओं को विस्तार से मैं यहां समझा तो नहीं पाऊंगा। कल 2-3 समस्याओं को देखा था, आपने समझाने में खासा समय लगा था, 1 घंटे 10 मिनट करीब लगा था। मैं पढ़ दे रहा हूं। समस्याएं जो पहचानी थी वो ये है: प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, कम शब्द सीमा और कम समय के कारण उत्तर में विश्लेषण के बजाय बिंदुवार लिखे जाने की परंपरा को बल मिला है। पहली समस्या, बिंदुवार उत्तर लेखन का कौशल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से मेल खाता है, पीपीटी से मेल खाता है, जिसकी ट्रेनिंग इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स को पहले से होती है। इसलिए जब बिंदुवार लेखन वाले मॉडल में मुख्य परीक्षा आप लेंगे तो उसमें इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को फायदा मिलेगा। पीपीटी टाइप की परीक्षा मैनेजमेंट टेक्निकल फील्ड वालों के पक्ष में है, क्योंकि मानविकी विषय के यूनिवर्सिटी सिस्टम में इस प्रकार के परीक्षा पैटर्न का कोई अस्तित्व नहीं है। इतिहास में और भूगोल में जब आप परीक्षा देते हैं तो आप पीपीटी नहीं बनाते। तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में पीपीटी का बिंदुवार लिखने का ट्रेंड नहीं है, और इंजीनियरिंग मेडिकल साइंस में और आईआईएम में है, और आपने उसी तरीके की परीक्षा प्रणाली बना दी, तो इसलिए ये कहा था कि इससे नुकसान हुआ। बिंदुवार लेखन हेतु गाइड कोचिंग नोट्स का अधिक प्रचलन बढ़ा है। उत्तर लेखन में प्रिमाइस, तुलनात्मकता और तार्किकता की जगह सूचना का महत्व बढ़ गया, जबकि आपका नोटिफिकेशन कहता है कि आप स्टूडेंट्स की रेंज ऑफ मेमोरी टेस्ट नहीं करेंगे। बावजूद इसके आप स्टूडेंट्स की रेंज ऑफ मेमोरी टेस्ट कर रहे हैं। वैकल्पिक विषय के मामले में भी लॉटरी सिस्टम जैसा प्रभाव है। कैसे? किसी साल इतिहास चढ़ जाता है, किसी साल साहित्य चढ़ता है। 3 साल से साहित्य चढ़ा हुआ है, अगले 3 साल दर्शन चढ़ जाएगा। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पहले से ही विषयों की संख्या बहुत कम है। या तो हिंदी साहित्य ले सकते हैं, या वो दर्शन शास्त्र ले सकते हैं, या वो संस्कृत ले सकते हैं, या वो इतिहास ले सकते हैं, या भूगोल ले सकते हैं, या समाजशास्त्र ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए विषयों का पूरा पूल है, और ये जो 6 विषय हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में सामग्री है। एंथ्रोपोलॉजी में हिंदी मीडियम में सामग्री ही नहीं है। तो आप एक ऐसे विद्यार्थी को परीक्षा में शामिल होने के लिए, बराबरी करने के लिए इंजीनियर से कह रहे हैं जो कोई भी विषय चुन सकता है, सारे विषयों में उसके पास सामग्री है, अंग्रेजी में सामग्री है, हिंदी माध्यम में सामग्री नहीं। और फिर उसके ऊपर से क्या करते हैं आप? उसके ऊपर से आप ये करते हैं कि किसी विषय में आप 340 नंबर दे देते हैं। अंग्रेजी में एंथ्रोपोलॉजी में, इंग्लिश मीडियम में एंथ्रोपोलॉजी में पिछले 2 साल से औसत अंक विद्यार्थियों को 305, 310 आ रहा है, और इतिहास के विद्यार्थी को आप 270 से ऊपर बढ़ने नहीं देते हैं। ये गलत है। इसका मतलब आपकी स्केलिंग सिस्टम काम नहीं कर रही, इसको फिर से रिव्यू कीजिए। किसी एक विषय में 300 से ऊपर ट्रेंड हो,
गणित में 300 से ऊपर विद्यार्थी पा रहे, 370 पा रहा है। इतिहास में 370 आज तक कोई पाया ही नहीं है। तो क्या गणित और इतिहास के अंकों की तुलना आप एक साथ कर सकते हैं? गणित को आपने स्केल क्यों नहीं किया? इसका मतलब अब समय आ गया है कि आप मानविकी के विषय लेने वाले लोगों के साथ जो साइंस का विषय लेके कंपटीशन में आ रहे हैं, या कुछ ऐसे विषय लेकर आ रहे हैं जिनमें परास रेंज ही 300 के पार की है, और वो 60-70 नंबर का अंतर अगर उन्होंने ऑप्शनल पेपर से पैदा कर दिया, एक को 270 मिल रहा ऑप्शनल में और दूसरे को आप 330 दे रहे हैं, 60 नंबर का 50 नंबर का आप अंतर पैदा कर रहे हैं, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस में, समाज शास्त्र में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमिक्स में, गणित में, फिजिक्स में, एंथ्रोपोलॉजी में 200-250-300 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 295 के ऊपर मार्क्स आप दे रहे हैं। और जो विषय मैंने बताए, फिलॉसफी में, इतिहास में, भूगोल में, हिंदी माध्यम में आप एकाध किसी को 300 के ऊपर नंबर दे रहे हैं। इसका मतलब आपका जो तरीका है स्केलिंग का वो फेल कर रहा है। तो मुख्य परीक्षा में स्केलिंग को रिविजिट किया जाए। स्केलिंग इनकी काम नहीं कर रही है। वैकल्पिक विषय का जहां तक सवाल है, मेरा तो सुझाव ये है, मैंने ये कहा है, इस पर आप लोग भी विचार कीजिए, क्योंकि आगे ये जो सेशन कर रहा हूं मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर आगे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का, क्षेत्रीय भाषा के विद्यार्थियों का, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थियों का अगर कोई आंदोलन खड़ा हो तो ये मांग रख सकें वो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट तुक्के की तरह हो, कि मैंने इतिहास लेके इस विषय से यूपीएससी की परीक्षा दी, अब पाया कि 250 के ऊपर किसी का नंबर ही नहीं आया। अब मैंने फला एंथ्रोपोलॉजी से इंग्लिश मीडियम में दे दी, पाया कि 300 के नीचे किसी का नंबर ही नहीं आ रहा है। ये गलत है। उसी से संबंधित मेरा सुझाव है, जो आगे आप इसको अगर चाहें तो अपना सकते हैं, कि जिस विषय से जिन्होंने अपना स्नातक किया हो, मान लीजिए किसी ने स्नातक में इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, इतिहास लिया हो, दूसरे किसी ने इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस लिया हो, तीसरे किसी ने इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी कुछ और लिया हो, तो 3 विषय लेकर जो आपने पढ़ाई की है, उन्हीं 3 विषयों में से कोई एक विषय आपको चुनने की इजाजत हो। स्नातक के विषय से आप परीक्षा लेना शुरू कीजिए। क्यों? आखिर मैं इसका तर्क बताता। आप क्या चाहते हैं? यूपीएससी में ऐसे लोग आए जिनकी समझ शानदार हो, जिनकी विश्लेषण की क्षमता ज्यादा हो, जो विषय केवल परीक्षा के लिए ना पढ़ें बल्कि उस विषय में उनकी रुचि हो, उस विषय को ठीक से जानते हो। ये कब होगा? जब जिस विषय से विद्यार्थी ने अपना ग्रेजुएशन किया, उस ग्रेजुएशन को करते करते उसकी जिस विषय में रुचि पैदा हुई, उन्हीं में से आप कहें कि एक विषय तुम लो। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो तमाम ह्यूमैनिटीज के लोग कोचिंग के चक्कर में विषय बदलते हैं, कोचिंग वाले कहते हैं कि ये विषय ले लो, तो बंद हो जाएगा। बच्चे यूनिवर्सिटी सिस्टम में अपने विषय को ठीक से पढ़ेंगे। जब बीए करेंगे तभी अपने विषय को ठीक से पढ़ेंगे। तो समझेंगे कि बीए करते समय हम जो 3 विषय पढ़ रहे हैं, इन्हीं में से कोई एक विषय हम आगे चलकर सिविल सेवा के लिए भी रखेंगे। इसलिए अपने एक विषय को अभी से तैयार करो। इससे यूनिवर्सिटी सिस्टम भी मजबूत होगा और सिविल सेवा में आने वाले विद्यार्थी किताब पढ़कर आएंगे, गाइड पढ़कर नहीं। क्योंकि अपने बीए की तैयारी के दौरान, एमए की तैयारी के दौरान उन्होंने टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी, और टेक्स्ट बुक पढ़कर आने वाले लोग जब यूपीएससी में लिखेंगे, उनकी विश्लेषण की क्षमता ज्यादा होगी। ऐसे लोग जब सिलेक्ट होकर आईएएस बनेंगे तो ज्यादा तार्किक होंगे, ज्यादा एनालिटिकल होंगे। इसके बजाय जब आप पीसीएस में कहते हैं कि तुम कोई विषय ले लो, समाज कार्य, रक्षा अध्ययन, फिलॉसफी, इतिहास, जो तुमने कभी पढ़ा ही नहीं, तब विद्यार्थी 3 महीने में, 4 महीने में विषय तैयार करता है सिर्फ इसलिए कि उसे परीक्षा देनी है, और उसको लिख देता है। तो आप इसको, परीक्षा को ऐसा क्यों बना रहे हैं जहां लोग सिर्फ सफल होने के लिए आ रहे हैं? तब आप इससे देश के सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण करने वाले, सोचने विचारने वाले विद्यार्थियों को नहीं ढूंढ पाएंगे। आप वैसे भी सोचिए कि कैसे ये अच्छा हो कि लबासना में जो लोग चुन कर आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट में जो लोग चुन कर आए, जरा कंसीडर कीजिए, एक 300 का पूल ऐसा है जिसमें 30 लोग हिस्ट्री से, 20 लोग इतिहास से, 20 लोग इतिहास से, 30 लोग एंथ्रोपोलॉजी से, 10 दर्शन शास्त्र से, 15 इकोनॉमिक्स से, 15 इंजीनियरिंग से, 25 मेडिकल साइंस से। अब जरा सोचिए कि जो ऐसा ग्रुप बनेगा 300 का, वो एक साथ ट्रेनिंग करे, जहां इतिहास वाला इतिहास सुनाएगा 300 के ग्रुप को, लॉ वाला लॉ बताएगा, फिलॉसफी वाला फिलॉसफी बात करेगा,
1.5 साल जब इनकी ट्रेनिंग चलेगी तो इस पूल का जरा सोचिए कि कॉमन नॉलेज पूल कितना बढ़ जाएगा। और दूसरी स्थिति कंसीडर कीजिए, 300 के पूल में 280 लोग चले गए इंजीनियर डॉक्टर, 3 चले गए हिंदी साहित्य से, 2 अंग्रेजी साहित्य से आ गए, 1 पॉलिटिकल साइंस वाला आ गया, अल्पसंख्यक की तरफ दब गए। वहीं जो इंजीनियर है सबका सोच एक जैसा है। क्या इससे वो डायनेमिज्म सिविल सेवा में आ पाएगा, वो विविधता सिविल सेवा में आ पाएगी, समझ की व्यापकता पैदा हो पाएगी जिसकी जरूरत आपको आगे प्रशासन में पड़ेगी? विविधता नष्ट कर देनी चाहिए सिविल सेवा की या विविधता बढ़ानी चाहिए? भारत जैसे देश में आप सिविल सेवा के लिए जब जा रहे हैं तो आप विविधता बढ़ाना चाहते हैं, भावी प्रशासकों में विविधता की समझ पैदा करना चाहते हैं या विविधता को कमजोर करना चाहते हैं? अगर आप विविधता बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? अलग अलग पृष्ठभूमि से विद्यार्थियों को आने दीजिए। और अलग अलग पृष्ठभूमि से विद्यार्थी तभी आएंगे जब बार लगा दीजिए आप। अच्छा, इससे कोचिंग भी कमजोर हो जाएगी। अब मैं स्नातक में वही विषय पढ़ के आया हूं, मुझे लगा कि एमए में उसी विषय से कर लूंगा, तो मैं जब बीए एमए करके आया हूं, किताब पढ़ के आया हूं, तो मैं कोचिंग करने क्यों जाऊंगा? जब मैं हिंदी साहित्य में बीए और एमए करके आया हूं तो मैं कोचिंग क्यों करूंगा हिंदी साहित्य की? जब मैं दर्शन शास्त्र में बीए एमए करके आया हूं तो कोचिंग क्यों करूंगा? और करूंगा भी तो 100 के 100 लोग जो अभी कोचिंग करते हैं उनमें से केवल 10 लोग करेंगे। अब जरा सोचिए कि इसका प्रभाव क्या होगा। ग्रामीण भारत में जिन माता पिता की अपने बच्चों को पढ़ाने की क्षमता कमजोर है, पैसा नहीं उनके पास, दिल्ली और इलाहाबाद में कोचिंग की मोटी फीस नहीं दे सकते, उनका बच्चा भी फ्री में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में ज्यादा फीस तो लगती नहीं, और उसी पढ़ाई के साथ उसकी सिविल सेवा की तैयारी भी हो गई, तो कोचिंग करने वाले और कोचिंग ना करने वाले विद्यार्थी के बीच जो अंतर था वो क्या हो गया? कम हो गया। तो अगर स्नातक के विषय ही विद्यार्थी सिविल सेवा में रखेगा तो गरीब मां बाप को इससे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि स्नातक में वो बच्चा क्या करेगा? अपने विषय को ठीक से सीखेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने विषय को ठीक से सीखेगा। अब उसको कोचिंग करने जाने की जरूरत रह नहीं गई। तो कोचिंग करने जाने वाला और कोचिंग ना करने वाले के बीच का जो अंतर बढ़ रहा था वो खत्म हो जाएगा। इससे सामाजिक न्याय होगा, सोशल जस्टिस होगा। कम संसाधन वाले माता पिता के बच्चे भी सिविल सेवा में जा सकेंगे। इससे ग्रामीण भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। ग्रामीण भारत जो पिछड़ रहा है, ग्रामीण भारत में कौन से लोग हैं? अभी दलित हैं, ओबीसी हैं, जिनकी परचेजिंग पावर बहुत कम है, कुछ ईडब्ल्यूएस वाले सवर्ण हैं जो कोचिंग का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आ सकते हैं। इलाहाबाद में पढ़ने के लिए 5,000 4,000 का कमरा लेके अभी भी रह सकते हैं, क्योंकि कमरे का किराया सिर्फ देना, पढ़ने का ज्यादा खर्च नहीं है। ये बात अगर आप बढ़ाएं तो इससे भी इस अभियान को मजबूती मिल सकती है। इससे जो लोग तमाम लोग आते हैं और महंगी महंगी कोचिंग करके आईएएस बन जाते हैं, उसमें कमी आएगी। तो इस तरह के तमाम सुझाव हम लोगों ने इसमें बनाए हैं। करीब 25-30 सुझाव, सबके लिए फिर पर्याप्त डेटा दिखाया गया है कि कैसे हम जो बात करें उसके पीछे बैकिंग हमारी डेटा से। प्रश्नों की संख्या कम की जाए, उत्तर लेखन की शब्द सीमा बढ़ाई जाए, प्रश्न और शब्द सीमा का साम्य परीक्षा के समय से रखा जाए, उत्तर लेखन में विश्लेषण हेतु पर्याप्त अवसर मिले, प्रेजेंटेशन और विश्लेषण कौशल दोनों आधारों पर अंक निर्धारित किए जाएं। यूपीएससी में एग्जामिनर्स को इंस्ट्रक्शन हो कि आप गोला और फ्लो चार्ट बनाने पर केवल अंक नहीं देंगे, आर्ग्यूमेंट्स के कितने नंबर है उसमें। एक क्वेश्चन में 3 आर्ग्यूमेंट स्टूडेंट ने लिखा है तो 50% नंबर आर्ग्यूमेंट पर रखिए, 50 नंबर अंक प्रेजेंटेशन और बाकी चीजों पर रखिए, जिससे विश्लेषण को भी बढ़ावा मिले और लोग मौलिक लिखने की तरफ प्रेरित हो। टेक्स्ट बुक की समझ से हल होने वाले प्रश्नों से मौलिकता परखी जाए। यूपीएससी सवाल ऐसा पूछे जिसको टेक्स्ट बुक पढ़ने वाले लोग ज्यादा कर सकें। उम्मीदवार अपने स्नातक के विषय ही वैकल्पिक विषय चुने। स्केलिंग को प्रभावी बनाया जाए ताकि वैकल्पिक विषय में लॉटरी सिस्टम को निष्प्रभावी किया जा सके। प्रारंभिक परीक्षा में साइंस के सवालों को कम किया जाए और बाकी हर सवाल खंडवार कितना आएगा उसका एक औसत निर्धारित किया जाए। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के बजाय हिंदी में सवालों को मौलिक रूप से सेट किया जाए जिसमें उसका भाव आ सके और जो हमारी उस भाषा में हो जिसमें हम हिंदी पढ़ते हैं। सवालों की प्रकृति कल्पनाशीलता पर बल देती हो ताकि उम्मीदवार की तार्किकता, विषय की समझ और मौलिकता का बेहतर मूल्यांकन किया जा सके। कुछ ऐसे सुझाव हैं और फिर वहां अंत में है इंटरव्यू बोर्ड के लिए सुझाव।
कि इंटरव्यू बोर्ड में आजकल ये ट्रेंड बन गया है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स लोग कहते हैं कि अंग्रेजी में बोल के बताओ। ये गलत है, इसको डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। ऐसा करने वाले मेंबर्स को पिनलाइज किया जाए, उनको बाहर किया जाए। इंटरव्यू बोर्ड में भी फिक्स किया जाए कि कोई बोर्ड जो सवाल पूछेगा उसमें फैक्चुअल सवाल कितने पूछे जा सकते हैं। किसी बोर्ड ने कौन बनेगा करोड़पति खेल दिया आपके साथ, गए आप बोर्ड में धड़ाधड़ फैक्चुअल सवाल पूछ लिया। तो बोर्ड के मेंबर की इच्छा पे होना चाहिए क्या? आप किसी का कैरियर, किसी का जीवन निर्धारित कर रहे हैं, तो जो बैठा आदमी है वहां इंटरव्यू लेना, भगवान थोड़े हो। कुछ गाइडलाइन उसके लिए भी जारी कीजिए भाई, कि आप सवाल जरूर पूछेंगे लेकिन उसमें 20% सवाल सिचुएशनल होंगे, सबसे पूछे जाए। जब तक इंटरव्यू का पैटर्न एक जैसा नहीं होगा, कि अगर सिचुएशनल सवाल पूछा जाना है कि आपको डीएम बनाया जाएगा, फला होगा, एक जगह बाढ़ आई वहां फला हो रहा है, तो सवाल सबसे पूछा जाए। व्यक्तित्व परीक्षण का कुछ स्टैंडर्ड पैमाना बनाइए ना, कि एक आदमी का व्यक्तित्व परखेंगे आप क्विज खेल के, दूसरे आदमी का व्यक्तित्व परखने के लिए आपने क्या किया, साइंस के सवालों की झड़ी लगा दी, तीसरे से उसके एकेडमिक बैकग्राउंड पर सवाल पूछने पे पिल पड़े, जबकि कहे जा रहा है कि सर मैं वो विषय छोड़ चुका हूं 3 साल पहले, लेकिन आप आमादा है कि उसी से पूछेंगे। तो एकेडमिक बैकग्राउंड से कितने अंक हो, सिचुएशनल सवाल से कितने अंक हो, विद्यार्थी की इंटीग्रिटी तलाशने पर कितने अंक हो, ये सब ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाइए। यहां मनमानी को, विवेकाधीन शक्ति को, डिस्क्रिशनरी पावर को कम कीजिए। अब ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र पारदर्शिता और उत्तरदायित्व से चलता है। आखिर मेंबर्स को भी तो उत्तरदायी बनाइए, उनको भाग्य नियंता मत बनाइए कि वो जिसको चाहे उसको नंबर दे दे। बोर्ड में डेमोक्रेसी कीजिए, बोर्ड के मेंबरान नंबर दे सकें, बोर्ड के चेयरमैन के पास ही पावर मत दीजिए को जो चाहे वो नंबर दे दे। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है किसी एक आदमी के पास शक्ति ना हो, शक्तियों का केंद्रीकरण हो। इंटरव्यू में भी होना चाहिए, और इंटरव्यू में आप बैठाइए ऐसे लोगों को जिसमें एक आदमी नैतिकता की परख के लिए हो, दूसरा आदमी किसी और परख के लिए हो। देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोगों को आप चुनने जा रहे हैं, उसमें आप कुछ लोगों को इतना ताकत नहीं दे सकते कि वो जिसको चाहे उसको चुन दे। उनको आदमी अच्छा लग गया इसलिए अभ्यर्थी को चुन दे। आपकी व्यक्तिगत अच्छे या खराब की समझ से किसी का भविष्य निर्धारित नहीं होना चाहिए। ये बात इंटरव्यू में ऑब्जेक्टिविटी ले आई जाए और उसको एक्सप्लेन किया जाए, अनाउंस किया जाए कि इंटरव्यू इस पैटर्न पर होता है, इतने मार्क्स पर दिए जाते हैं, इतने मार्क्स पर दिए जाते हैं। गोपनीयता किस बात की भाई? पूरी दुनिया खुलेपन की ओर जा रही है, आप संस्था को गोपनीय बना के बैठे हुए हैं। बूझो तो जाने खेल रहे हैं क्या हमारे साथ कि बूझते रहो हम इंटरव्यू में क्या पूछेंगे? अरे व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए अगले आदमी को समझ दीजिए कि भाई सिचुएशनल सवाल पर तो अपनी समझ बनाओ। जब बच्चे को पता होगा कि मुझे इंटरव्यू में सिचुएशनल सवाल पूछे जाएंगे तो पूरे वर्ष भर क्या करेगा? वो अपनी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी को मांझेगा, और वही सवाल आप उससे इंटरव्यू में पूछेंगे। परिणाम क्या होगा? उस बच्चे ने इंटरव्यू के लिए स्पेशली प्रिपरेशन की, तो जब वो आईएएस बन जाएगा तो जो डिसीजन मेकिंग उसने अपनी बेहतर की है, उस डिसीजन मेकिंग का फायदा उसको कहां मिलेगा? फाइनली जब वो डीएम बनेगा, एसडीएम बनेगा, तो वहां उस डिसीजन मेकिंग को अप्लाई कर पाएगा। तो आप ऐसा प्रोसेस बनाइए ना भाई, जिसमें परीक्षा और बाद में जब नौकरी करेगा उसके चयन के आधारों में, उसके काम करने के आधारों में क्या हो? एकरूपता हो। साइंस का 4 फैक्ट आप उससे इंटरव्यू में जो पूछ रहे हैं, इसकी कोई जरूरत होगी क्या उसको? इतने दिन आपने प्रीलिम्स लिया, इतने दिन मेंस लिया, अभी फैक्ट क्यों पूछ रहे हैं आप? लिखते हैं आप इंटरव्यू में कि मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में आपके ज्ञान की परख कर चुके, लिखा यूपीएससी ने, लेकिन 50 इंटरव्यू ऐसे हर साल होते हैं जिसमें वो तथ्य पूछते हैं। क्यों पूछ रहे हैं आप? तो ये बातें तमाम ऐसी हैं जो कल के खंड के अलावा है। ये कुछ चीजें हैं जिनको हम लोगों ने निकाला है। रही बात वो लिपि उपी वाली जो आपने लिखा है, कुछ लोगों ने मुझे भेजा है कि सुझाव में कि हिंदी में ऊपर लाइन खींचनी पड़ती है और अंग्रेजी में नहीं, हिंदी लिखने में समय ज्यादा लगता है। वो समस्या जो आप कह रहे हैं वो अपने आप खत्म हो जाएगी, बशर्ते यूपीएससी समय क्या कर दे, जो दे रही है उसमें सवाल कम पूछना शुरू कर दे। महत्तम 8 से 10 सवाल, 12 सवाल अगर आप पूछेंगे और एक सवाल लिखने के लिए आप 20 मिनट का समय दे रहे हैं, जिसमें अभ्यर्थी सोच रहा है, तर्क बना रहा है, तो अपने आप वो अंतर जो मात्रा और पाई का है वो गायब होता चला जाएगा। इसलिए वो बहुत गंभीर मामला
नहीं। तो प्रारंभिक परीक्षा में भाग्यवादिता खत्म की जाए। जो ब्यूरोक्रेट के लिए जरूरी है, गवर्नेंस के सवाल जरूरी है, पॉलिटी जरूरी है, संविधान जरूरी है, ज्योग्राफी जरूरी है, साइंस भी जरूरी है, इनके खंडवार वेटेज तय किए जाए और उससे एक ऐसा पैटर्न बने जहां सब एग्जाम देने वालों के सामने उनको पता हो कि जिस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं वहां किस तरह के सवाल आते हैं और उसके भीतर लोग बराबरी के साथ तैयारी करें। मुख्य परीक्षा में आपको बता दिया, सवालों की संख्या कम की जाए, अनुवाद ठीक किया जाए, ये सब जो कई इश्यूज हैं उसके बारे में अभी चर्चा की, फिर उसी को रिपीट नहीं करूंगा। ऑप्शनल जो हो उसको अच्छा हो कि स्नातक से जोड़ दिया जाए, कोचिंग वोचिंग खत्म हो जाए। ठीक है, ये बात अगर आप समझते हैं तो ये था कल का जो कंटिन्यूएशन था। अब आइए आज की बात पर। जब तक ये नहीं होता तब तक क्या किया जाए? तब तक देखिए क्या कर सकते हैं आप अगर आप सफल होना चाहते हैं। इसको लेकर मैंने अपने YouTube चैनल पर कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, आपको कभी समय मिलेगा देखिएगा। मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें। फिर से मैं एक बार कुछ बातों को दोहराता हूं। पहली बात समझिए, अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, अब थोड़ी कड़वी बात है, अभी तक आपको अच्छी लगने वाली बात थी, अब अरुचिकर लगने वाली बात है। अगर आप वाकई सिलेक्ट होना चाहते हैं तो जरा जोड़िए, आप देखिए, समझिए। एक लड़का जो इंजीनियरिंग करके आया, 21 साल का है, आजकल आप देख रहे होंगे 23-24 साल वाले खूब लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। तेईस 24 साल वाला जो लड़का सिलेक्ट हो रहा है, 21 साल तक उसने इंजीनियरिंग की अपनी, पढ़ने के लिए कितना समय मिला? पाते फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में सेकंड सिलेक्ट हुआ, पढ़ने के लिए इसका मतलब 1.5 से 2.5 साल का समय मिला। 18 महीने से लेके कुल 24-30 महीने के बीच में लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ज्यादातर कम उम्र के लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। अब जरा सोचिए कि अगर ये 18, 20, 25, 30 महीने की पूरी तैयारी में सिलेक्ट हो जा रहे हैं तो उसी में इन्होंने मेंस की तैयारी की होगी, उसी में प्रीलिम्स की तैयारी की होगी और उस मेंस की तैयारी की होगी जिसमें इन्होंने समाजशास्त्र विषय लेकर तैयारी की, दर्शन शास्त्र पढ़ा, इसका तो अपना इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट छोड़ दिया कई बार, नया विषय भी पढ़ना है, ऑप्शनल की भी कोचिंग हो गई, जीएस की भी कोचिंग हो गई, सब हो गया उसमें, अब परीक्षा भी दे दी और सफल भी हो गए। हिंदी माध्यम वाला विद्यार्थी देखिए, मतलब उधर 18 महीने में एक आदमी सिलेक्ट हो जा रहा है। हिंदी माध्यम वाला विद्यार्थी क्या कर रहा है? हिंदी माध्यम वाला विद्यार्थी हिंदी मीडियम की कोचिंग ज्वाइन करता है। कितने दिन चलती है? 18 महीने कहते हैं। हिंदी मीडियम की सारी बड़ी कोचिंग 18 महीने कहती है कि 18 महीने में आपका फाउंडेशन कोर्स और सारा कोर्स हम कवर करवाएंगे, लेकिन वो 19-20 महीने तक जाती है। इसका मतलब जितने में एक लड़का या एक लड़की अपनी पढ़ाई कोचिंग करके परीक्षा देके सिलेक्ट हो गया, उतने दिन में भी आपकी कोचिंग समाप्त नहीं हुई। समझ रहे? परिणाम क्या हुआ? कोचिंग इंस्टीट्यूट जब 18 महीने 20 महीने चलती है तो 18-20 महीने इनको नोट्स जनरेट करना पड़ता है, क्योंकि 18-20 महीने जब आप यहां जाएंगे रोज रोज तो कुछ देना पड़ेगा ना इनको सामग्री। अब इतनी सामग्री तो काम की है नहीं, तो क्या करेंगे? ये गैर जरूरी जरूरी सब तरह की सामग्री आपको देने लगेंगे। परिणाम स्वरूप 18 महीने में करीब 10,000-12,000 पेज इन्होंने आपको नोट्स बांट दिया। अब 18 महीने कोचिंग जब आपने खत्म की तब तो कोचिंग जाते जाते आप थक गए थे। 3 घंटा जीएस की कोचिंग, 2 घंटा ऑप्शनल की कोचिंग, उसके बाद कुछ बचता नहीं था। तो आप उस 10,000 नोट्स को तो पढ़ नहीं पाए, तो आपको आत्मविश्वास नहीं आता कि हम पीटी के लिए तैयार है। परिणाम स्वरूप क्या करते हैं? कोचिंग खत्म होने के बाद, ज्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यही करते हैं, कोचिंग खत्म होने के बाद 1-1.5 साल पढ़ते हैं और
क्या पढ़ते हैं? जो नोट्स इतना सारा मिल गया, अब बाजार में हर महीने मैगजीन आ रही है नई नई, अखबार पर रोज पढ़ना ही पड़ रहा है, तो 10,000 पेज तो पहले वाला था, और रोज अखबार ही 20-22 पेज का आ रहा है। 100 पेज की एक मैगजीन भी खरीद रहे, 100 पेज की एक मैगजीन है। इसका मतलब अगले साल भी इन्होंने 5,000-8,000 पेज का मटेरियल बना रखा है। 15,000 पेज पढ़ने का इनका टास्क है। 10,000 जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इनको कूड़ा दे रखा है वो पेज, अब 5,000 जो अखबार, न्यूज़पेपर और मैगजीन और एनसीईआरटी या कुछ किताब उताब जुटा रखी, वो 15,000 पेज अगर आप पढ़ना चाहेंगे 250 दिन में, 250 दिन आप तक पढ़ेंगे, क्योंकि फिर पीटी आ जाएगा, रिवाइज करेंगे। रक्षाबंधन पे घर चले जाएंगे, दिवाली मनाएंगे, 10 दिन उसमें चले जाएंगे। 250 दिन अगर आप पढ़ेंगे तो 50 पेज रोज पढ़ें तब आपका 15,000 पेज खत्म होगा। 50 पेज तो आप रोज पढ़ नहीं पाएंगे, तो आपका ये जितना आपने मटेरियल जुटा रखा खत्म ही नहीं होगा कभी। तो जब जब परीक्षा के नजदीक आप पहुंचेंगे आपको लगेगा अभी 2 महीने समय और मिलता तब मैं कर पाता, 2 महीने कम समय मिला, क्योंकि आपने नोट्स इतना ज्यादा जुटा लिया, कवर ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, आत्मविश्वास ही नहीं आ रहा आपको। अच्छा, खत्म कर लिया तो जो पहले दिन 250 दिन में पहले दिन पढ़ा था वो 250 दिन जाते जाते भूल गया, तो उसको आप रिवाइज और रिपीट तो कर नहीं पाए। परिणाम स्वरूप आप जो पहले दिन पढ़ते हैं वो 250 दिन बाद आपके काम का नहीं होता। पढ़ाई का नियम क्या है? वही पढ़ना चाहिए जिसको हम क्या करें, रीड, रिवाइज, रिपीट एंड रिटेन, ये फार्मूला है। पढ़ें उसको, ऐसी चीज को पढ़ें जिसको हम रिवाइज और रिपीट कर सकें, और रिवाइज रिपीट करके हम उसको रिटेन कर सकें, जिससे एग्जाम के दिन हम उसको लिख सकें या उससे सवाल आए तो टिक मार सकें। आप जो आज मैगजीन में पढ़ रहे हैं, 1.5 साल बाद जब परीक्षा देंगे तब तक उसको ना रिवाइज कर सके हैं, ना रिपीट कर सके हैं, और ना 1.5 साल बाद आपको फैक्ट याद है जो आपने 1.5 साल पहले पढ़ा था। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, ना सिर्फ 18-24 महीने की कोचिंग में अपनी पूरी सकारात्मक एनर्जी खत्म कर दे रहे हैं, बल्कि एक ऐसा टारगेट बना रहे हैं जो टारगेट कभी अचीव होगा ही नहीं। और उसी 18-24 महीने में दूसरा लड़का आईएएस बन के निकल गया। इसका मतलब पहली आपके सिलेक्शन में बाधा कोचिंग है। आप जरा जोड़ कर देखिए, आप में से जिन लोगों ने बीए और एमए दोनों किया होगा, जिन लोगों ने बीए और एमए दोनों किया होगा, जोड़ के देखिएगा। 1 साल बीए में जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं, जुलाई अगस्त से सेशन शुरू होता है। जुलाई शुरू होता है, जुलाई में कोई आता ही नहीं, अगस्त से शुरू हुआ मान लीजिए, और उधर फरवरी में परीक्षा होनी शुरू हो जाती है। 6 महीना कुल मिला, उस 6 महीना में दिवाली होली सब छुट्टी मिला के 4 महीना क्लास चली। इसका मतलब 4 महीने में बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर, 4 महीने में सेकेंड ईयर, 4 महीने में थर्ड ईयर, 12 महीने में आप क्या कर लेते हैं, बीए। और 4 महीना और जोड़ दीजिए तो क्या कर लिया, एमए। इसका मतलब 20 महीना में हम यूनिवर्सिटी सिस्टम में बीए में दोनों कर लेते हैं, और इधर 20 महीना में कोचिंग खत्म नहीं हो रही। उधर बीए में करने जाते थे एक दिन में 3 क्लास करते हैं 45-45 मिनट की, और यहां एक दिन में 5 घंटा पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप कोचिंग में 18-20 महीने में उससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जितना आपको बी और एमए की डिग्री में नहीं पढ़ाया गया। ये फर्जी। तो अगर आप पहली बात समझ लें कि इंग्लिश मीडियम में कोचिंग अगर 8 महीना चलती है और प्रीलिम्स मेंस दोनों पढ़ लिया जाता है उसमें, तो हिंदी मीडियम में 18 महीना और 20 महीना 24 महीना क्यों चल रही है? इसका मतलब हिंदी मीडियम की कोचिंग ने आपसे पैसा वसूलने के लिए, रोटेशन पर बैच चलाने के लिए ऐसा मॉडल बना रखा है जिस मॉडल को बाजार की मांग के हिसाब से गढ़ा गया है। वो आपके सिलेक्शन के लिए नहीं बनाया गया है। 24 महीने कोचिंग करवा के वो इतना मटेरियल जनरेट कर रहे हैं, इतनी चीज पढ़ने के लिए कह रहे हैं जो व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं। जो करंट वो अभी पढ़ा रहे हैं आपको, जो चीज आपको पढ़ा रहे हैं वो अभी, वो 2 साल बाद काम की नहीं जब आप परीक्षा देने बैठेंगे। आपको क्लास में भी नोट्स लिखवाया जा रहा है, प्रिंटेड नोट्स भी दिया जा रहा है। एक ये वाला नोट्स भी पढ़िए, एक वो वाला भी पढ़िए, फिर एनसीईआरटी अलग पढ़नी है, या उन्हीं की कोई गाइड या मैगजीन होगी उसको अलग पढ़ना है, किताब उनकी होगी वो अलग पढ़ना है।
कर सकेंगे? डुप्लीकेसी, एक ही मटेरियल को बार बार रिपीट किया जा रहा है, वही प्रिंटेड में है, वही क्लास में छपा हुआ नोट लिखवाया जा रहा है, उसी से आप आगे किताब पढ़ेंगे। इसलिए पहली बाधा सिलेक्शन में कोचिंग है। ऐसा दूसरा काम क्या कर रही है कोचिंग? जब हम कोई चीज 8 महीने में पढ़ लेते हैं, समझिए कैसे सिलेक्ट होता है एक बच्चा। मैं अभी पीटी की बात कर रहा हूं। एक बच्चा जब कोचिंग करता है 6, 7, 8 महीने में, तो उस कोचिंग से 20-22 सवाल हल कर पाता है पीटी का, बस। और मान लीजिए कि करीब 55 सवाल उसको हल करेगा, तब वो एग्जाम क्वालिफाई करेगा। इसका मतलब अभी उसमें 22 सवाल हल किया, करीब 30-32 सवाल का गैप है। फिर क्या होता है? फिर ये बच्चा जब 6 महीने में कोचिंग खत्म कर लेता है, ज्यादातर कोचिंग 6-6.5 महीने में इंग्लिश मीडियम में खत्म हो जाती है। अगर नहीं भी खत्म होती तो आप देखेंगे, किसी से पूछेंगे तो वाजीराम वगैरह में 4 महीने बाद कोचिंग में बच्चे 50% क्लास आना बंद कर देते हैं। उनको समझ में आ जाता है पढ़ते कैसे हैं, आइडिया बन गया, उसके बाद वो घर बैठ के पढ़ाई करेंगे। अब जब उसने 20-22 नंबर का मसाला ले लिया कोचिंग से, 20-22 सवाल का, फिर वो एनसीईआरटी वगैरह पढ़ता है, उससे करीब 10 सवाल बढ़ा लेता है। 22-23 कोचिंग से कर पा रहा था, 10 सवाल बढ़ाया, 32-33 तक पहुंचा। फिर वो टेस्ट सीरीज करता है, 60-70 टेस्ट सीरीज करता है। इंग्लिश मीडियम का एक औसत बच्चा जो सिलेक्ट हो रहा है 60-70 टेस्ट सीरीज करता है, 60-70 पेपर, इतिहास के 10 पेपर लगाएगा। क्या कर रहा है? एक्यूरेसी बढ़ा रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है, क्योंकि 18 महीने कोचिंग में समय नहीं खपा रहा हो। वो 5 महीने 6 महीने में खाली हो गया कोचिंग से, तो 4 महीने किसमें लगा रहा है? वो 4 महीने लगा रहा है एनसीईआरटी पढ़ने में, अगला 2 महीना किसमें लगा रहा है? टेस्ट सीरीज में। 12 महीने में कहां हो गया? सिलेबस एक बार मोटा मोटा पढ़ा, समझा, फिर एनसीईआरटी को पढ़ के खुद समझा, और उसके बाद टेस्ट सीरीज करके क्या किया? अब सवाल जब वो हल करता है तो इतिहास में कोई सवाल मान लीजिए आ गया, प्लासी के युद्ध पर, बक्सर के युद्ध पर, नहीं कर पाया, तो अब सवाल ना कर पाने पर दोबारा अपनी किताब में वापस जाता है। अब उसको वो बैकग्राउंड फिर से दिखाई देता है कि सवाल में हल नहीं कर पाया था, उसकी समझ बढ़ेगी। कहां पहुंच गया अब ये टेस्ट सीरीज से फिर करीब करीब 10-12 सवाल और कर लेगा, 60-70 टेस्ट सीरीज से। कहां पहुंच गया? ये पहुंच गया 45, 46, 48 सवाल पे। 10-12 टेस्ट सीरीज से बढ़ाया, 10-12 एनसीईआरटी से बढ़ाया, 24 सवाल यहां से बढ़ गया, 22 सवाल 20 सवाल उसको कोचिंग से सामान्य समझ से बना ले रहा था, 48-49 सवाल तक पहुंच गया। अब क्या होगा? अब ये करता है इलिमिनेशन टेक्निक सीखता है। इलिमिनेशन टेक्निक 3 राउंड है प्रीलिम्स की पढ़ाई में। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, सप्लीमेंट्री रीडिंग, सप्लीमेंट्री रीडिंग के बाद टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज के बाद इलिमिनेशन टेक्निक्स। ठीक है? ये 3 रीडिंग, 3 चीजें जब आप 14 महीने में पूरा कर लेते हैं अपने मेंस की पढ़ाई के साथ साथ, तो 14 महीने बाद आप पीटी में बैठने लायक हो जाते हैं। इलिमिनेशन टेक्निक क्या है? इससे 7-8 सवाल वो बढ़ाता है और 55, 56, 58 में पहुंच जाएगा, उसे वो क्वालिफाई कर जाएगा। इलिमिनेशन टेक्निक क्या है? कभी भी यूपीएससी में आप कितना भी पढ़ लेंगे, आपको पेपर में 40-45 सवाल से ज्यादा नहीं आएगा। मैंने 48 तक कह दिया और ज्यादा ही कहा, 45 से ज्यादा नहीं आएगा। फिर आप सीखते हैं कि यार हमको सब सवाल तो आ नहीं सकता। अब हिंदी मीडियम का बच्चा क्या करता है? जब सब नहीं आता तो दुर्लभ किताब ढूंढता है। एक सवाल नहीं आया उसके लिए एक किताब पढ़ रहा है, 300 पेज की एक किताब पढ़ रहा है एक सवाल के लिए। बेवकूफ है वो। उसको लगता है ज्यादा पढ़ने से हम हो जाएंगे। फेल हो जाता है तो अगले साल पीटी की पढ़ाई और बढ़ा देता है, और जितना पढ़ता जाता है उतना उसके सेलेक्ट होने की संभावना कम होती जाती है, क्योंकि किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में ज्यादा पढ़ रहा है, और उस स्पेशलाइज्ड फील्ड से कभी कभी 1-2 सवाल आते हैं। 2 सवाल बढ़ाने से नहीं जा पाओगे, 42 से 44 तक पहुंच जाओगे बस। और तुमको कहां पहुंचना है? 40 सवाल जो तुमको आता है, 42 जो तुमको आता है, उससे 55 तक पहुंचना है। कैसे? अब देखिए, जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूं। सपोज कीजिए एक सवाल पूछा गया, मैंने ये पहले भी एक सेशन में बताया हुआ है। जैसे मैंने कहा कि मेरा पुराना वीडियो जो अमित इग्नाइटेड माइंड्स यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, 2 महीने पहले का है आज से, उसको सुनिएगा, देखिएगा। 3-4 तरह की इलिमिनेशन टेक्निक्स होती हैं। एक को कहते हैं इटिमोलॉजिकल इलिमिनेशन टेक्निक, एक को कहते हैं कॉन्टेक्सुअल इलिमिनेशन टेक्निक। इन पर मास्टरी हासिल करता है। कैसे? एक सवाल सुनिए।
सवाल आया कि इनमें से कौन सी झील मैन मेड है। यूपीएससी का सवाल है ये, प्रीलिम्स का। कौन सी झील मानव निर्मित है, कृत्रिम है। अब मुझे मान लीजिए कि मैं लेमैन हूं, मुझे बिल्कुल नहीं आता, कुछ नहीं आता, मैंने कभी नहीं देखा, भारत की सब झील में जानता ही नहीं और न रट सकता कि मैं एक झील आगे से बनाऊं कृत्रिम, फिर खारे पानी की, फिर मीठे पानी की, मानव निर्मित, और रटने में लग जाऊं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने देखा कि देखो इसमें दिया हुआ है 4 झील और उसमें एक झील में लिखा है कोडई कनाल। कोडई कनाल, मैंने समझा कि कनाल शब्द, कनाल, कनाल, कैनाल, जो भी आप बोले, ये कनाल शब्द जो है ये तो नहर के लिए आता है ना। और नहर क्या होती, प्राकृतिक होती है, खोदी जाती। मैंने देखा है तो खोदी जाती। तो मैंने कहा इसमें कोडई कनाल लगा है, इसका मतलब ये जरूर खोदी गई झील होगी, नहर वहर से बनाई गई झील होगी। मैंने क्या पहचान लिया, मुझे आता नहीं था कुछ भी। मैंने शब्द के रूट से, शब्द को समझकर उसको डिसाइफर करके देख लिया कि कोडई कनाल ये मानव निर्मित झील होगी, क्योंकि कनाल शब्द मानव संरचना के लिए इस्तेमाल होता है, कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है। इसका मतलब यही उत्तर होना चाहिए। लगा दिया, सही है उत्तर। अब आप मान लीजिए ऐसे ही हर साल 3 सवाल 4 आते हैं इटमोलॉजी से। एक बार आपने टेस्ट सीरीज जब कर ली, एनसीईआरटी पढ़ लिया, कोचिंग कर लिया, 10-12 महीने में सब कर लिया, अब आप लग गए 3 महीना किसमें, इलिमिनेशन टेक्निक सीखने में। और एक एक टेक्निक से 25-25, 50-50, 100-100 सवाल आपने कर दिए। क्या करते हैं आप, शब्द के रूट पर जाते हैं और पहचानते हैं उस शब्द का मायने क्या है और उससे निकाल लेते हैं कि कौन सा उत्तर होना चाहिए। आप जिस साल का भी पेपर देखेंगे 2 से 3 सवाल इस टेक्निक से हल होंगे। फिर एक होता है कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्चुअल इलिमिनेशन टेक्निक। ऐसी 5-6 इलिमिनेशन टेक्निक्स है। कॉन्टेक्चुअल इलिमिनेशन टेक्निक ये क्या होती है, हम शब्द के आधार पर नहीं, कॉन्टेक्स्ट से, संदर्भ से जान लेते हैं क्या उत्तर होगा। जैसे एक सवाल आया था, ये सवाल मैंने डिस्कस किया उसमें, जो वीडियो जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें। उसमें सवाल मान लीजिए कि भारत सरकार निम्नलिखित खाद्यान्नों में किस पर एमएसपी नहीं देती, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देती। किस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देती। एक तरीका है कि आप एक एक फसल का आंकड़ा जुटाए और रटे कि किस फसल पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता, किस पर नहीं मिलता। मैं ये नहीं करूंगा। मैंने देखा रागी, मिलेट, एकरानट तमाम उसमें लिखे हुए हैं, ज्वार, बाजरा तमाम लिखा हुआ है। उसी में लिखा हुआ है कॉफी। कॉफी मैंने क्या समझा, दिमाग लगाया कि यार कॉफी तो बागान में पैदा होती है और काफी बागान तो अमीर आदमियों के पास होता है। तो अमीर आदमी को सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों देगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों देगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो किसानों के लिए जिनकी आमदनी कम है उनको दिया जाता होगा। इसका मतलब है कि इस बागान में उगाई जाने वाली काफी इसके लिए तो नहीं देगी। दूसरा मैंने एक तर्क और लगाया कि सरकार जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, गन्ना को देती है, फलाना को देती है, तो उसमें वोट बैंक भी होता है। अब कॉफी में मान लीजिए किसी के पास 10 पेड़ हो भी, तो ऐसे किसानों की संख्या कितनी होगी जिनके पास कॉफी का 10-10 पेड़ होगा, 25-50, 100-200, 400 किसान वोट बैंक तो नहीं बनेंगे। इसका मतलब इन फसलों को सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देना चाहिए। तो क्या पहचान लूंगा कि कॉफी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना तो वोट बैंक के लॉजिक से फिट हो रहा है और ना गरीब किसान को समर्थन देने के लिहाज से फिट हो रहा है। इसलिए पहचान लूंगा कि कॉफी लिस्ट में नहीं होगा। अब आप उस ऑप्शन को देखेंगे, जब देखेंगे तो आप पाएंगे एक ही ऑप्शन है जो दिए गए कि इनमें से कौन नहीं, उसमें कॉफी वाला एक जगह नहीं है। आप पहचान लेंगे यही ऑप्शन।
और मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने कॉन्टेक्चुअल एलिमिनेशन टेक्निक से इसको हल कर दिया। तो इटमोलॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक, कॉन्टेक्चुअल एलिमिनेशन टेक्निक्स, इन टेक्निक्स पर आप मास्टरी हासिल करेंगे तो आप पीटी का सवाल हल कर सकेंगे। इतना आसान नहीं होगा, ये मत सोचिएगा कि आप इसको बस ऐसे ऐसे बता रहा हूं, आप सुन रहे हो और इतना आसान होगा। कोई काम जो बहुत आसान होगा उसको सब लोग कर लेते हैं, और जो सब लोग कर लेते हैं उससे किसी प्रतियोगी परीक्षा को आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा मुश्किल होगी। लेकिन जो बात मैं बता रहा हूं, इन बातों को अप्लाई करने से आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। अब अगर आप ये 1.5-2 महीना में जो कोचिंग में 18 महीना आप जाते थे, वहां मक्का मदीना में चक्कर लगा रहे हैं दिल्ली में, उसको आपने बंद कर दिया और उसके बजाय क्या किया, 5-6 महीना भले कोई ऑनलाइन कोचिंग कर ली, छोटी मोटी कोचिंग कर ली, आपको इकोनॉमी नहीं आता, मॉड्यूल किसी से पढ़ लिया, ज्योग्राफी नहीं आता उसको देख लिया कहीं से, न्यूनतम कोचिंग ली जितनी जरूरत है। बस कोचिंग लेनी चाहिए ऑप्शनल की, अगर आपको लेना है तो अभी अभी प्रतियोगी जो माहौल है उसमें, क्योंकि ऑप्शनल कई बार आप वो चुनते हैं जिसको आपने बीए में पढ़ा नहीं होता, उसमें कई बार गहराई सवाल पूछे जा रहे हैं, उसकी ले लीजिए। इकोनॉमी की आपको लगता है जीएस में एक खंड के ले लीजिए, इथिक्स की लगता है आप एक खंड के ले लीजिए। हर बात की कोचिंग नहीं लेनी चाहिए। 18 महीने में आपका हौसला पस्त हो जाएगा कोचिंग करते करते, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, उसका नोट्स इतना ज्यादा हो जाएगा उसको आप कभी रिवाइज रिटेन नहीं कर सकेंगे, किसी काम का नहीं, कूड़ा है वो। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा टीचर्स वो पढ़ा रहे हैं जो अपना रोजगार तलाशने के लिए वहां गए, वो कोई इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि उनको पढ़ाने में मजा आता है, वो खुद भी ज्यादा पढ़ते हैं, हर बार परीक्षा के पैटर्न को देखते हैं, उसके डायनेमिज्म के हिसाब से अपने पढ़ाई के नेचर को चेंज करते हैं। ऐसा नहीं होता, एक एक टीचर दिन में 4-4 बैच ले रहा है। जब आप ऐसा करते तो आपके पास टाइम नहीं होता। तो ये इंडस्ट्री जैसे बन गई, अब इंडस्ट्री में मार्केट के डायनेमिक्स काम करने लगेंगे, तो उनको पता है कि बच्चे को नोट्स दे दो खूब ढेर सारा, अगर वो कभी सिलेक्ट ना हो तो कहे दो नोट्स में सवाल था, और है भी नोट्स में वाकई सवाल है, लेकिन 10,000 पेज के नोट्स में क्या पढ़ के आप उस सवाल को रिटेन कर सकते हैं? तो वो खुद जिम्मेवारी लेने से बच जाते हैं। तो कहते हैं तुमको जो नोट्स दिया गया था सवाल देखो उसमें से आया है। अरे मूर्ख, 1000 पेज की पहले की इंडिया आती थी, उससे 20 सवाल आता था, फिर भी इंडिया कोई नहीं पढ़ पाता था ईयर बुक। अरे 1000 पेज पढ़ लूं, उसको रिटेन कर लूं, फिर सवाल पूछा जाए तो याद कर पाऊं कि कौन सा वो था, ये आसान बात है क्या? तो 10,000 पेज दे दिया, कहा इसी में सब है। ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। सवाल आप इस तरीके के ज्ञान से नहीं कर पाएंगे कि आप स्टोर करके बैठे हुए इसी में से निकाल देंगे यूपीएससी में। सवाल आप इससे कर पाएंगे कि नियरेस्ट आंसर कौन सा लग रहा है, कुछ जो ज्ञान उसमें से मैं बाकी ऑप्शन कैसे हटा पा रहा हूं। 25-30 सवाल तो मैंने ज्ञान से कर दिया, स्टोर्ड ज्ञान से कर दिया, मेमोरी से कर दिया, रेंज ऑफ मेमोरी से कर दिया। बाकी हर जगह मुझे नई नई टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी। ये टेक्निक्स आप तभी सीखेंगे जब आप घर पर रहकर कोचिंग आने जाने का जो 2 घंटा देते थे वो बचाएंगे, 3 घंटा वहां कोचिंग बैठ के जो लिखते हैं टीचर की बात, जो पढ़ा रहा वही लिखवा रहा है, उससे बचेंगे। जब वो लिखवा ही रहा सब कुछ जो पढ़ा रहा है तो उसी का नोट्स फोटो कॉपी करा लेना, क्यों जाते हो आप? जब ये करेंगे आप, तब आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना शुरू होंगे। तो प्रीलिम्स के क्वालिफाई के लिए 3 मंत्र मैंने दिए। हो सके तो कोचिंग बंद कर दीजिए प्रीलिम्स के लिए, कम से कम पढ़ना है तो मेंस की कोचिंग कीजिए बस। प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी, प्रीलिम्स के लिए कुछ छोटे मोटे कोर्स जो आपको लगते हो 1 महीने 2 महीने के कहीं, जिसमें जैसे आपको ज्योग्राफी ना समझ में आती हो किसी से पढ़ लिया ज्योग्राफी, ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस है कहीं से पढ़ लिया, ठीक है। एनसीईआरटी, बेसिक बुक्स। अच्छा, प्रीलिम्स में बुक्स का नंबर मत बढ़ाइएगा कभी नहीं, कोई एक किताब हो उसको कई बार पढ़िए। अब मैं ये बात कैसे कह पा रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया कि 22-23 साल में अब सिलेक्ट होने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफी बढ़ गई है। 23 साढ़े 23 साल के लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। अब जब 23 साल में सिलेक्ट हो गए, वो 21.5 साल में इंजीनियरिंग करके आए थे, तो क्या आप सोचिए क्या उनके पास इतिहास की 2 किताब, पॉलिटी की 2 किताब पढ़ने का टाइम था? नहीं रहा होगा ना। तो आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? जब वो 5 किताब नहीं पढ़े तो आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? इसलिए पीटी के लिए कम से कम ज्यादा किताब मत पढ़िए, एक एनसीईआरटी प्लस एक रेफरेंस बुक बस। मॉडर्न के लिए किताब पढ़नी है, आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपको स्पेक्ट्रम ठीक लगती है तो उसी को कई बार पढ़िए, आपको बिपिन चंद्रा ठीक लगती है उसको पढ़िए, सुमित सरकार ठीक लगती है उसको पढ़िए। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, बार बार डुप्लीकेसी होती है उसमें,
80% मटेरियल दूसरी किताब में भी वही होता है, एक्सप्लेनेशन अलग होता है, तो आप डुप्लीकेसी कर रहे हैं। 80% उसी मटेरियल को पढ़ के फिर आप, उससे बेहतर होगा जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जब वहां सवाल समझ में नहीं आएगा तब कुछ किताबें उताबें देखना होगा, कुछ कहीं से देखना होगा, सोर्स देख लीजिएगा। पहली बार अपना समझ आया मत कीजिए। तो एनसीईआरटी पढ़िए, नंबर 1। कोचिंग केवल उसी खंड के लीजिए जहां बहुत जरूरी हो, जिससे आपका समय बचे, नंबर 2। नंबर 3, एनसीईआरटी पढ़ने और बेसिक कोचिंग खत्म करने के बाद टेस्ट सीरीज कीजिए, कम से कम 60, 70, 80। जैसे ब्रश करते हैं आप ना रोज सुबह उठ के, एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूं, कहीं भूलते हो क्या कि 3 दिन पहले ब्रश किया था, चल रहा है काम आज? नहीं। जैसे ब्रश करना आपकी रेगुलर हैबिट में शामिल है, वैसे अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप टेस्ट सीरीज लगाना शामिल कर लीजिए अपनी हैबिट में। जब पीटी का एग्जाम आ जाएगा तब टेस्ट सीरीज मत लगाना। टेस्ट सीरीज रोज करो, 20 सवाल करो, 25 सवाल करो, 30 सवाल करो, रोज करो। 1 घंटा आपका डेली फिक्स होना चाहिए कि मैं 4-5 महीने अब पढ़ चुका हूं, मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई है, अब मैं टेस्ट सीरीज के थ्रू आगे बढ़ूंगा। रोज 30-30 सवाल लगाओगे तो पीटी की तैयारी किसी 2 महीना में डेडिकेटेड होकर नहीं करोगे। तुम साल भर पीटी पढ़ रहे हो, 1.5 घंटा 2 घंटा, 2 महीना में 8 घंटा रोज पीटी पढ़ोगे और 2 घंटा तुम 10 महीना लगातार पढ़ रहे हो। ये वाला तरीका ज्यादा इफेक्टिव है कि 2 महीना तुम 2 घंटा 10 महीना तुम रोज पढ़ रहे हो। इससे क्या होगा, एक एक खंड के जब आप सवाल करेंगे, मॉडर्न इंडिया में मान लीजिए आपने ईस्ट इंडिया कंपनी तक का इतिहास देखा, उसमें देखा कि किस तरह के सवाल आप गलत कर रहे हैं, कुछ दिन में आपको आइडिया होने लगेगा इस तरह के सवाल मुझसे गलत होते हैं। फिर आप उसके लिए कुछ स्पेशल देखेंगे कि रीडिंग क्या हो सकती है। फिर आपने देखा कि अच्छा, उसके पहले तो नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो इंडिया का हुआ है अंग्रेजों के समय में, उसके सवाल गलत हो रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी के सवाल यहां गलत हो रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी से सवाल यहां गलत हो रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मेरी प्रॉब्लम का एरिया क्या है। जैसे एक अच्छा डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोसिस करता है तब इलाज शुरू करता है। 2 तरह के डॉक्टर होते हैं, कभी डॉक्टर को दिखाने जाओ और पहले दिन जिसके पास गए उसी दिन आपको पर्चा भर के दवा दे दिया, समझ लेना बेवकूफ डॉक्टर है। और दूसरा डॉक्टर क्या होता है, पहले दवा नहीं देता, बहुत इमरजेंसी है तो देख टैबलेट लिख दिया, पहले कहता ब्लड टेस्ट करवाइए, फला टेस्ट करवाइए, फला टेस्ट करवाइए। जब टेस्ट करवा के आप रिपोर्ट लेके जाते हैं तब दवा लिखता है। ठीक वैसे पहले से 10 किताब मत पढ़िए, पहले डायग्नोसिस कीजिए कि आप किस खंड का सवाल कम कर पाते हैं। जिस खंड का सवाल आप कम कर पाते हो उसी खंड में कुछ और पढ़िए, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपनी बनाइए। इस तरीके से अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक को मिला लें, टेस्ट सीरीज, रेगुलर टेस्ट सीरीज को मिला लें, बेसिक रीडिंग थोड़ी रखिए, उनको मिला लें, तो आप पीटी क्वालिफाई करने की अपनी संभावना को बढ़ा लेंगे। नंबर दूसरी बात, अब आइए मेंस पर। मेंस में क्या करना होगा, मेंस में मामला थोड़ा अलग है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए मैं कह रहा हूं कम पढ़ना पड़ेगा, मेंस के लिए थोड़ा मामला अलग है। क्यों अलग है बता रहा हूं। देखो, अभी जो तुम्हारा पैटर्न है सिविल सेवा का, इसमें जो तुम्हारे जीएस का सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है, फर्स्ट पेपर का भी थोड़ा सा हिस्सा, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की ओर झुका हुआ है। हिंदी मीडियम में इकोनॉमी के मटेरियल को तुम कभी उतना स्तरीय नहीं पाओगे जितना इंग्लिश मीडियम में पाओगे। इंग्लिश मीडियम में इतनी अच्छी गाइड्स भी हैं इकोनॉमी में कि कई बार जो आप पढ़ते हैं कोई रेफरेंस बुक, उसके टक्कर की है। तो इंग्लिश मीडियम में स्टैंडर्ड यूपीएससी के लिए मटेरियल बहुत बेहतर है। हिंदी मीडियम में ऐसा स्टैंडर्ड मटेरियल इजाद नहीं हुआ है बदले हुए पाठ्यक्रम पर। 2010 के पहले वाला जो पाठ्यक्रम था उस पर हो गया था, 20 साल 15 साल में हिंदी मीडियम वालों ने कर लिया था। 2013 के बाद जो ये बदला हुआ मामला है, इसमें 6 साल में इस तरह का अभी स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया। हमने हिंदी मीडियम में स्टैंडर्ड मटेरियल तैयार करने के बजाय वॉल्यूम बढ़ा दिया, सामग्री की मात्रा बढ़ा दी हिंदी मीडियम में।
और अभी भी ये नहीं है कि यही एक किताब है जो इसके लिए पढ़ लीजिए, यही एक किताब है जो इसके लिए पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं हो पाया है। दूसरा, तो इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमी में, इससे साइंस टेक में, इससे आईआर में, कुछ जगहों पर पॉलिटी में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उनमें इंग्लिश मीडियम को एडवांटेज मिला हुआ है। तो आप जीएस के 2-3 पेपर में उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हां, आप इतिहास में कर लेंगे, संविधान में आप कर देंगे। देखिए, सेकंड पेपर में संविधान है, गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है, ठीक है, बहुत सारे खंड हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी अलग अलग है, गवर्नेंस अलग है, सोशल जस्टिस अलग है, ठीक है, तो कई खंड हैं। उन खंडों में संविधान वाला आप अच्छा कर लेंगे, लेकिन गवर्नेंस पर आप उतना कभी हिंदी मीडियम में नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट पेपर में आप इतिहास पर कर लेंगे, लेकिन सोसाइटी, कल्चर, इनमें जिस तरह का डायनेमिज्म है, जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, हिंदी मटेरियल नहीं है वैसा। तो अब ये क्या करेंगे आप, इसका क्या करेंगे? इसका मतलब है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को औसतन जीएस में सेकेंड और थर्ड पेपर में 20 नंबर का घाटा लगभग होगा ही होगा। अब पहले ही आप 18 महीने कोचिंग कर रहे हैं उसकी, और तो पढ़ना बढ़ा नहीं सकते यहां, तो ये मत करिए। ये करेंगे तो आप उस जगह जा रहे हैं जहां आप उस स्ट्रेंथ पर मुकाबला करना चाह रहे हैं जो आपकी नहीं, वो दूसरे की क्षमता ज्यादा है। कहते ना कि भारत का अगर मान लीजिए चाइना से वॉर छिड़ जाए लद्दाख में, और मान लीजिए हमारे पास भी लड़ाकू जहाज चाइना के टक्कर के हों, तो हम हमेशा चाइना पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जहाज उड़ेंगे प्लेन से, चाइना के जहाजों को वहीं पहाड़ से उड़ना पड़ेगा। तो जो उनकी ईंधन की क्षमता है, हमारी जो ईंधन देर तक चलाने की क्षमता, वो अलग अलग है। इसलिए हम वॉरफेयर में अगर हवाई युद्ध हुआ तो हम चाइना पर भारी पड़ेंगे, बशर्ते हमारे पास भी उस क्षमता वाले जहाज हैं। तो चाइना क्या करेगा, जब भी युद्ध करेगा हमेशा वो थल सेना से, वो अपनी नेवी से, इनसे अटैक करेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ है उसकी, मिसाइल से अटैक कर सकता है। ठीक वैसे ही आपको समझना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। देखिए, मानविकी के विषयों की जो लोग तैयारी, मानविकी के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी मानविकी वाले ही हैं। इंजीनियरिंग तो आपने हिंदी मीडियम में की नहीं होगी। वो क्या कर सकते हैं, अच्छा, अगर आप पीसेस दे रहे हैं यूपी का, तो सामान्य हिंदी, निबंध, एथिक्स और ऑप्शनल, ये 4 कोर एरिया है। और अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, यूपी पीसीएस नहीं दे रहे हैं, तो फिर निबंध, एथिक्स, जीएस का फर्स्ट पेपर और ऑप्शनल, ये 4 आपका कोर एरिया है। यहीं पर आप टक्कर ले सकते हैं। तो देखिए, आप निबंध कितना पढ़ते हैं, सोचिए कभी। 250 नंबर का निबंध का पेपर है, और 250 नंबर में पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, संविधान सब है। लेकिन आप क्या करते हैं, जीएस के सेकंड पेपर की आप 5 महीने कोचिंग करते हैं। 18 महीने 20 महीने जो मैंने बताया था कोचिंग चलती है, उसमें जीएस का सेकंड पेपर 5 महीना चलता है, क्योंकि चौथा पेपर तो केवल 1.5 महीना चलता है, 2 महीना, तो बाकी 3 ही पेपर तो है जिनको 5-5 महीने पढ़ाया जाता है। जीएस का सेकंड पेपर आप 5 महीना पढ़ते हैं, पॉलिटी 2 महीना, संविधान 1.5 महीना, गवर्नेंस 1.5 महीना। और कितने कितने नंबर का है ये? पॉलिटी आता है 50 नंबर का, संविधान आता है 30 नंबर का, गवर्नेंस आता है 40 नंबर का, सोशल जस्टिस आता है 40 नंबर का। 40 नंबर के खंड के लिए आप पढ़ते हैं 1.5 2 महीना। जीएस फर्स्ट पेपर में आइए, कितने खंड हैं? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर। ज्योग्राफी से 80-90 नंबर का सवाल, हिस्ट्री से 80-90 नंबर का सवाल, 40 नंबर का सवाल कल्चर से, 40 नंबर का सवाल सोसाइटी से। 90 नंबर की हिस्ट्री आप क्या करते हैं? 2.5-3 महीना पढ़ते हैं, ज्यादा ही, बल्कि एनसीईआरटी ओटी जोड़ लोगे बहुत ज्यादा हो जाता है। और उसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री केवल 15 नंबर का पूछा जाता है, कई बार तो सवाल ही नहीं आता उससे, उसको भी आप 1 महीना पढ़ते हैं। और 250 नंबर का निबंध है, जितने का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संविधान, पॉलिटी जोड़ लोगे तो 250 नंबर का हो रहा है, जिसपे आप 5 महीना 6 महीना लगा रहे हो।
बल्कि ज्यादा हो गया। हिस्ट्री ज्योग्राफी जोड़ लोगे 5-6 महीना यही हो गया, पॉलिटी जोड़ दोगे, संविधान जोड़ दोगे तो 4 महीना ही हो गया। 8-9 महीना आप लगा रहे हो 250 नंबर के लिए, और आप निबंध के लिए लगाया क्या आपने कभी? उधर आप 25 नंबर बढ़ा नहीं पाओगे इंग्लिश मीडियम वाले से, लेकिन इधर निबंध में आप 20 नंबर बढ़ा सकते हो। इसका मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को निबंध के पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। अब वो कैसे होगा निबंध का पोटेंशियल एक्सप्लॉइट? आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर जो हम जीएस पढ़ते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्या उसका निबंध यूज नहीं करते? क्या करेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन निबंध स्पेसिफिकली उसकी तैयारी पर आपने क्या समय लगाया? 15 दिन भी नहीं लगाते आप, 20 दिन भी नहीं लगाते आप। और जरा निबंध देखिए आजकल आता कैसा है, कभी आपने देखा है? कभी देखिएगा निबंध। एक निबंध आता है जो बिल्कुल अमूर्त होता है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं, महिमा की राहें मृत्यु तक ले जाती, द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड्स टुवर्ड्स डेथ। इस पर 10 पेज लिखना है आपको। कैसे लिखेंगे आप? कभी आपने देखा है? इसमें क्या महिमा की राहें मृत्यु तक ले जाती हैं, जो एक निबंध ऐसा आपको लिखना होता है 125 नंबर का। इसमें पॉलिटी काम आएगी क्या सीधे? इकोनॉमी काम आएगी क्या सीधे? इसमें हिस्ट्री काम आएगी क्या सीधे? इसमें तो इस 125 नंबर की आपने प्रैक्टिस क्या की? 90 नंबर की हिस्ट्री के लिए आपने 3 महीना पढ़ा, लेकिन 125 नंबर के अमूर्त निबंध के लिए आपने क्या किया है? इसका मतलब यहां 20 नंबर आप क्या कर रहे हैं? लूज कर रहे हैं। तो जब तक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट निबंध को प्रायोरिटी के तौर पर नहीं लेंगे, 250 नंबर का पेपर है भाई, जीएस के एक पेपर का बराबर है ये। निबंध के पेपर को आपने दलित बना दिया, शूद्र बना दिया है, वर्ण व्यवस्था की तरह। इतिहास का पेपर बन गया ब्राह्मण, पॉलिटी वाला क्षत्रिय है, इकोनॉमी वाला वैश्य है ही, इथिक्स की तो आप जरूरत मानते ही नहीं, कहते नैतिक बनना ही नहीं, क्या करेंगे इसको पढ़ के। और निबंध को आपने बना दिया शूद्र। अरे निबंध का नंबर 20 नंबर भी तो नंबर ही है भाई, इतिहास में 20 नंबर नहीं बढ़ा पाओगे। तो आप अगर ये बात समझते हैं, तो अब ये 20-25 नंबर कैसे बढ़ेगा? ये जो 20-25 नंबर आप निबंध में बढ़ाएंगे, आप पाएंगे यही 20-25-30 नंबर जो निबंध में बढ़ाना है, वही 20-25 नंबर निबंध में बढ़ाने की पढ़ाई जो आप करेंगे, वही एथिक्स में भी बढ़ेगा, वही इंटरव्यू में बढ़ेगा। इसका मतलब एक पढ़ाई ऐसी यूपीएससी की जिसको आप करते हैं तो सामाजिक न्याय जो जीएस सेकेंड पेपर में है, सोशल जस्टिस, निबंध, एथिक्स और इंटरव्यू, चारों जगह फायदा होता है। ये क्या पढ़ाई है? ये पढ़ाई है अपने स्टडीज को डाइवर्सिफाई करना। ये हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अभी तक समझ नहीं पाया है। कुछ लोग समझते हैं, उनमें शायद कुछ दूसरी खामी होगी, ज्यादातर लोग नहीं समझ पाए। क्या नहीं समझ पाए? अब मान लीजिए मैं निबंध लिख रहा हूं, मैंने थोड़ा सा सुनील खिलनानी को, थोड़ा अमर्त्य सेन को, थोड़ा युवाल नोआ हरारी को पढ़ा है, थोड़ा मुझे मुक्तिबोध और अज्ञे भी आते हैं, थोड़ा मैं वर्ड्सवर्थ और कीट्स को भी जानता हूं, थोड़ा मैं मोपासा की कहानियां भी जानता हूं, थोड़ा मैं एच.डी. लॉरेंस का नॉवेल भी जानता हूं, थोड़ा मैं फिलॉसफी भी जानता हूं, थोड़ा मैं दुर्खीम को भी जानता हूं। और कैसे किया है सब मैंने? मैं रात में रोज सोते समय यूट्यूब पर कभी डाल देता हूं वीडियो दुर्खीम, कभी डाल देता हूं मार्क्स, कभी डाल देता हूं किसी की कविता, कभी यूट्यूब पर देख लेता हूं, कभी गूगल पर टाइप कर देता हूं मुक्तिबोध, कविता खुल गई, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, पढ़ लिया। कभी तार सप्तक पढ़ ली, कभी महादेवी वर्मा को पढ़ लिया। क्या कर रहा हूं मैं? मसाला जुटा रहा है। किसका? एथिक्स के लिए भी, निबंध के लिए भी, कभी सामाजिक न्याय में उसको यूज कर सकता हूं, जीएस के फर्स्ट पेपर में भी, कल्चर और सोसाइटी में भी यूज कर सकता हूं। डाइवर्सिफाइड पढ़ाई। थोड़ा लिटरेचर आना चाहिए आपको, भले आप लिटरेचर के स्टूडेंट ना हो, थोड़ी फिलॉसफी आनी चाहिए आपको। ये जो डाइवर्सिफिकेशन होगा, कोचिंग करने के बजाय 3 महीना यहां डालिए। थोड़ा उपनिषद के बारे में समझिए कि उपनिषद कहते क्या है, उसमें उद्दालक की कहानी क्या है, यम नचिकेता संवाद क्या है। आप किसी निबंध में यम नचिकेता संवाद डाल देंगे शुरुआत में निबंध के, और कहेंगे कि कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद है, जिससे यह बात समझी जा सकती है कि महिमा की राहें मृत्यु तक कैसे जाती है। बाय दिस यम नचिकेता संवाद वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड्स टुवर्ड डेथ। फिर आपने कहा कि नचिकेतस
वो ये सवाल उठा रहा है, यमराज यम से सवाल उठा रहा है, 2 सवाल वहां लिख दिए। अब जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने जा रहा निबंध की, उस पर जिज्ञासा पैदा हुई, यार ये उपनिषद की कहानी से क्या कहना चाहता है। अगर आपने किसी एग्जामिनर को अपनी कॉपी को पढ़ने में इंगेज कर लिया, जिज्ञासा पैदा होगी कि अगला पेज पढ़ूंगा, फिर अगला पेज पढ़ूंगा, 2 पेज बाद देखा उसने साहित्य पे ले गए आप उसको। आपको निबंध लिखने का कौशल आता हो, आप कभी साहित्य पर उसको ले जा रहे हैं, कभी उपनिषद पर ले गए, कभी ग्रीक एरा में एथेंस में ले गए, पढ़ते पढ़ते झूम उठाओ, क्या स्टूडेंट है यार। 2 निबंध पढ़ के मजा आ गया, रेंज इसकी बहुत तगड़ी है, लिखने की शैली पर इसने अभ्यास किया है। आपको एक एक निबंध में 15-15 अंक ज्यादा आएंगे। मेरा एक स्टूडेंट था, उसको 170 नंबर आए थे। एक दूसरा स्टूडेंट आज तो उसको 168 नंबर आए थे। फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं दोनों। निबंध में इन्होंने बहुत काम किया। आप ये सेशन खत्म होगा उसमें डालिएगा आशुतोष द्विवेदी, आजकल अकाउंट सर्विसेज में है ये। निबंध पर इसने बहुत काम किया और 168 मार्क्स आए। अब जरा सोचिए कि 130-40 लोगों को आता है और 168 मतलब 28-30 नंबर का गैप। ये 28-30 नंबर क्या करेगा, जीएस में आपको क्वेश्चन देगा। आपको एक एक क्वेश्चन बनाना है कि तुम यहां मैनेज करोगे तो हम यहां मैनेज करेंगे। ठीक है, निबंध एक एरिया है जिसको 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने की तैयारी से बढ़िया किया जा सकता है। इस पर अभी इसके पोटेंशियल को पूरी तरह से 250 नंबर के पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है इसके लिए। लेकिन अच्छा, इस पढ़ाई से आप पाएंगे कि आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन होगा। अगर कोई स्टूडेंट थोड़ी फिलॉसफी जानता है, थोड़ा समाजशास्त्र जानता है, जिस दिन इंटरव्यू देने जाएगा वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से सवाल का जवाब पूछ के जाएगा क्या? अरे उसमें कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे पास ढेर सारे उदाहरण अपने हैं कि मैं कोई इंटरव्यूअर मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं अपने उदाहरण से बात करूंगा। मौलिकता है उसमें, वो इंगेज कर पाता है। तो ये काम आपको करना होगा। दूसरा काम कहां ये कर सकते हैं, जब आप इस तरह की पढ़ाई करेंगे तो इसी पढ़ाई में आपको नीति शास्त्र की पढ़ाई भी मिलेगी। नीति शास्त्र में भी आपको अच्छे अंक ले आने हैं तो आपकी उदाहरणों की रेंज बड़ी व्यापक होनी चाहिए। वो उदाहरण अगर आप डालेंगे जो 2000 और लोग लिख रहे हैं तो उनमें प्राण सूख गया है। एक हिंदी साहित्य में एक धारा थी प्रयोगवाद, तो कहते थे ना पुराने जो अब उपमान थे वो मैले कुचैले हो गए, उनमें दम नहीं बचा कि प्रेमिका का चेहरा चांद जैसा, ये कहने बात नहीं बनती। अब प्रेमिका को किसी और तरीके से मनाना पड़ेगा। ठीक वैसे आपको समझना होगा, जिन उदाहरणों को बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स और मार्केट में बिकने वाली किताबों में लिख दिया गया, उनको बहुत लोग यूज कर रहे हैं। उनकी प्राणवायु खत्म हो चुकी है, उनको छोड़ दीजिए। और जो ये सारा आपने रेंज पैदा किया है, कुछ किताबों से, कुछ माइथोलॉजी से, कुछ फिल्मों से, कुछ लिटरेचर से, कुछ पर्सनालिटीज से, महापुरुषों से, इसी को आप यूज करेंगे कहां? एथिक्स में। एथिक्स में भी आप 20 नंबर बढ़ा लेंगे। एथिक्स में अभी जो मार्क्स आपको आ रहे हैं वो केस स्टडी के नंबर है। 130 नंबर की थ्योरी आता है, 120 नंबर का केस स्टडी आता है। 120 नंबर की केस स्टडी में 20-20 नंबर के 6 सवाल होते हैं। 20 नंबर में एवरेज एक स्टूडेंट को 10 नंबर मिल जा रहा है, तो इसका मतलब 60 नंबर पा जा रहा है वो केस स्टडी से। और 130 नंबर में उसको मिल रहा है 30 नंबर। स्कोर कितना होता है हिंदी मीडियम बच्चों का एथिक्स में? 90, 95। इसका मतलब क्या हुआ? 13 सवालों में उनको केवल 30 से 35 नंबर मिला। भाग दे दिए 13 से 35 में, एवरेज कितना है? 3 नंबर। 10 में से 3 नंबर आपको थ्योरी मिल रहा है एथिक्स में। इसका थ्योरी आप लिख ही नहीं पा रहे। तो थ्योरेटिकल सवाल आता है 130 नंबर का, अगर आपको 100 नंबर पे मिला है एथिक्स में, तो इसका मतलब 60 नंबर का आपको केस स्टडी मिला है, तो आप 3 नंबर के एवरेज से 13-3-39, 3 नंबर के एवरेज से आपको मार्क्स मिले 30% के हिसाब से। एथिक्स में भी 130, 40, 50 तक की रेंज बन सकती है। और वो निबंध, सोशल जस्टिस और एथिक्स के उदाहरणों को एक तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। इस पर आपको जोर लगाना चाहिए। ये कोचिंग नहीं करवाएगी, क्योंकि ये काम कोचिंग में करवाने के लिए हमारे पास इतने कॉम्पिटेंट शिक्षक नहीं है कि माइथोलॉजी पढ़ाएंगे आपको वो उनका इतना नॉलेज है कि वो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लिटरेचर इस सब से जोड़ सकेंगे। इथिक्स की 3-4 महीने क्लास चले जहां डिस्कोर्स हो, डायलॉग, ये नहीं हो पाएगा। करना पड़ेगा, आपको अपने से करना पड़ेगा।
जब आप ये करेंगे तो निबंध में 25-30 नंबर और एथिक्स में 25 नंबर अगर आप ले आए ज्यादा तो 50 नंबर का जो आपने क्वेश्चन बनाया, अब आप लिस्ट में इससे क्या कर पाएंगे? 25 नंबर जो जीएस में आपको नुकसान हो रहा था इकोनॉमी में सेकंड पेपर में, उसको आपने कवर कर लिया। 20-25 नंबर का नुकसान वहां, अब 20-25 नंबर का नुकसान जो ऑप्शनल में होगा उसको भी आप कवर करके बैठे हुए निबंध और एथिक्स के दम पर। बिना अच्छा निबंध और बिना अच्छा एथिक्स किए आप या तो लिस्ट में शामिल नहीं होंगे और लिस्ट में शामिल होंगे तो आईएएस नहीं बनेंगे। ये दो चीजें जरूरी हैं। और फिर तीसरी चीज आती है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर को आपको नए तरीके से लिखना सीखना होगा, उसकी प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स मालूम होंगी, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन करने की टेक्निक्स में एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर लोग कोचिंग खत्म करते हैं, कोचिंग से जो मॉडल आंसर दिया जाता है उसी को ले लेते हैं और सोचते हैं इससे काम चल जाएगा। या फिर इंग्लिश मीडियम के टॉपर ने बता रखा होता है कि ऐसे मैंने आंसर लिखा, उससे जिससे वो पिछले साल आंसर लिख रहा था अगले साल सब वैसे आंसर लिख देते, तो उस लेखन शैली का महत्व क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जिस चीज को बहुत लोग इस्तेमाल करने लग जाए, मास इस्तेमाल करने लग जाए, उसमें अब आपको एवरेज नंबर आएंगे। आप आईएएस बनने जा रहे हैं, आपको तो सोचना चाहिए ना तो मैं कौन सी शैली इस्तेमाल करूंगा लिखने के लिए। और ये सब सोचने के लिए आपको टाइम तब मिलेगा जब आप कोचिंग से थोड़ा खाली होंगे। 22-24 महीना कोचिंग करोगे तो आप पास टाइम नहीं। जैसे कोरोना में आपने देखा होगा, आपको अपने बारे में सोचने के लिए बड़ा टाइम मिला होगा, भागे जा रहे थे रेस में, बहुत समय मिला होगा। आप पाएंगे तार्किक बातों को सुनने की आपकी क्षमता बढ़ी होगी, थोड़ा धैर्य बढ़ गया होगा शायद, क्योंकि समय बनाइए अपने लिए। और वो तभी बन सकता है जब कोचिंग न्यूनतम कर दीजिए। मैंने आज जो जितने मेरे इस साल 21 रिजल्ट है इंस्टीट्यूट से, उनमें से 12-13 से मेरी बात हुई होगी। इंग्लिश मीडियम वाले करीब करीब सबसे बात हुई। मैंने पूछा भाई कोचिंग की है? उसमें से 12 के 13 सबने कहा कि ऑप्शनल की कोचिंग की है। अब 12-13 में से केवल 2 लोगों ने कहा कि जीएस की कोचिंग की। मैंने पूछा जीएस की कोचिंग ही नहीं की क्या? उन्होंने कहा नहीं सर, हम लोगों ने ऑनलाइन कुछ कुछ इधर उधर से देख के काम चला लिया, जीएस की कोचिंग करने नहीं गए। इंग्लिश मीडियम में ट्रेंड बन रहा है, खूब रिजल्ट आ रहे हैं ऐसे जिनको आप सुनते हैं कि जीएस की कोचिंग उन्होंने नहीं की। जो इस साल का टॉपर है रवि सिहाग, मेरा स्टूडेंट है, पिछले साल भी हमारे यहां था। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 257वीं रैंक हिंदी माध्यम में हाईएस्ट है, मुझे पता नहीं, लेकिन सिहाग की 317वीं रैंक है। उसका एक वीडियो हमारे यूनाइटेड माइंड्स वाले यूट्यूब चैनल पे पड़ा भी हुआ है। पिछले साल हमारे यहाँ निबंध और एथिक्स का स्टूडेंट था, वो निबंध और एथिक्स पढ़ने आया था मुझसे। मैंने पूछा था तुमने जीएस की कोचिंग की क्या? उसने कहा कि मैंने ऑप्शनल पढ़ा है दृष्टि से, जीएस की कोचिंग मैंने कहीं से नहीं की। पॉलिटी पढ़ने के लिए उसने बताया कि वीके त्रिवेदी एक टीचर है, कहा पॉलिटी पढ़ने के लिए वहां गया था सर, एथिक्स और निबंध पढ़ने के लिए आपके यहाँ आया। इसके अलावा मैंने सिर्फ हिंदी साहित्य की कोचिंग की। तो हिंदी मीडियम में भी जिसकी रैंक ऊपर आई है वो स्टूडेंट भी जीएस की कोचिंग नहीं किया है। उसने कहा आंसर टेस्ट सीरीज मैंने लिखी विजन की, दृष्टि से हिंदी साहित्य किया, विजन की टेस्ट सीरीज ली, निबंध और एथिक्स आपसे पढ़ा और वीके त्रिवेदी से पॉलिटी पढ़ा, यही कोचिंग है मेरी टोटल। कहा निबंध एथिक्स आपके यहाँ कुल 25 दिन 30 दिन मैंने पढ़ा है, वीके त्रिवेदी सर के यहाँ 15-20 दिन पढ़ा है, हिंदी साहित्य पढ़ा है जो पढ़ा है, इसके अलावा मेरी कोचिंग का मतलब कुल कोचिंग टोटल जोड़ ली जाए तो 6 महीने की। तो आप जब ये बात समझ पाएंगे तब बात बननी शुरू होगी। तो आपको अच्छा, अब इसमें ये जो बात है इसमें एक बात और जोड़ लीजिए। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, अब ये कोई पूछ रहे हैं कि लेकिन सर जीएस हिंदी में तो जीएस पर ही फोकस करते हैं, वो इसलिए करते हैं आप क्योंकि कोचिंग आपको ऐसा सिखा रही है। आप मुझे दिखा दीजिए जो लड़का हिंदी माध्यम से पिछले 3 साल में जीएस की वजह से आईएएस बना हो, दिखा दीजिए कोई। जो भी लोग हिंदी माध्यम से आईएएस बने, ऑप्शनल में अच्छा नंबर आया उनको, निबंध में अच्छा नंबर आया, ऑप्शनल में 300 के ऊपर 298 290 ये नंबर आया उनको। एक आध उदाहरणों को छोड़कर आप जैसे मतलब 1-2 उदाहरण आप गंगा सहाय मीना या किसी एक आध का ऐसा ढूंढ लेंगे जिसको जीएस में मार्क्स आए होंगे। अदरवाइज उस साल के हिंदी मीडियम के टॉपर और इंग्लिश मीडियम के टॉपर का जीएस का मार्क्स में अंतर देख लीजिए आप। आपको जो बात मैं कह रहा हूं समझ में आ जाएगी। किसी भी साल ऐसा नहीं हुआ है जिस साल इंग्लिश मीडियम का जो टॉपर है उसका जीएस में मार्क्स
और हिंदी मीडियम का जो टॉपर है उसका जीएस का मार्क्स उसमें 30-40 नंबर का फर्क ना हो। तो और वो कब, वो भी तब जब आप 18 महीने कोचिंग कर रहे हैं और वो 6 महीने 8 महीने कर रहे हैं, आप उनसे ज्यादा जीएस पढ़ रहे हैं। आप 5 साल से लगे हुए हैं, क्योंकि आप सिलेक्ट होते हैं 27-28 साल में, वो सिलेक्ट हो रहे हैं 24 साल 23.5 साल में। तो भैया जो तुम 27 साल में सिलेक्ट हुए जीएस पढ़ रहे थे 3-3.5 साल से, फिर क्यों नहीं तुम्हारा नंबर आया? तो ये बात मिथ है। जीएस का नंबर ज्यादा है, लेकिन जीएस की वजह से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कम से कम सिलेक्ट नहीं हो रहे। यही तो मैंने कहा कि जीएस में तो विश्व इतिहास या वर्ल्ड हिस्ट्री भी लोग 1 महीना पढ़ते हैं कोचिंग में, जबकि उससे सवाल सिर्फ 15 नंबर का पूछा जाता है। क्या 15 नंबर के लिए 1 महीना पढ़ना चाहिए? और 15 नंबर के लिए अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आ रही तो उतना तो मैं क्या करूंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उससे घर बैठ के पढ़ लूंगा, 7-8 नंबर तो ले ही आऊंगा। उसके लिए कोचिंग में समय क्यों खराब करूंगा? तो आपको ना प्रायोरिटाइज करना होगा, इसको कहते हैं प्रायोरिटाइज करना। दूसरा आपको देखना होगा इनपुट कहां देंगे और आउटपुट कितना आएगा। इनपुट आउटपुट का सही रेशियो फिक्स करना पड़ेगा। एथिक्स में कितना देंगे तो कितना लौटेगा, निबंध पे कितना लगाएंगे तो कितना लौटेगा, ऑप्शनल में कितना लगा रहे हैं कितना लौट रहा है, और इकोनॉमी में कितना लगा रहे हो कितना लौट रहा है। होता ना, आप हमेशा जब कहीं निवेश करते तो पहले देखते रिटर्न क्या होगा। क्या आपने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के तौर पर अपने रिटर्न का इस तरीके का कोई एनालिसिस किया? अगर नहीं किया तो हाई टाइम में करिए। आपके बिहाफ पर कोचिंग वाला ये नहीं करेगा। सिलेक्ट तुमको होना है, कोचिंग वाले को होना है। 700 बच्चों को बैठा के हम कोचिंग करवा रहे हैं, हमारे पास कहां फुर्सत है कि हम आपके बारे में सोचेंगे। आपका भला हम नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे। तो ये बात अगर आपको समझ में आती है तो फिर आप थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से तैयारी को स्ट्रक्चर कर पाएंगे। मैंने कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं गया कि मेंस की तैयारी के लिए क्या करिए, प्रीलिम्स की तैयारी के लिए क्या करिए। मैंने बताया, उसका वीडियो मैंने पहले बना रखा है। मोटी बात जो मैंने आपको समझाई है कि निबंध, एथिक्स, ऑप्शनल और इंटरव्यू, जो बात छूट गई, 275 नंबर का इंटरव्यू, वहां 30 से 40 नंबर का एवरेज अंतर पैदा हो रहा है हिंदी मीडियम के टॉपर और इंग्लिश मीडियम के टॉपर। एक अंतर पैदा हो रहा है जीएस में 2-3 पेपर में, दूसरा अंतर पैदा हो रहा है इंटरव्यू में। अब देखिए जनरली हिंदी मीडियम का स्टूडेंट कहां से आ रहा है, इंटरव्यू में अंतर क्यों पैदा हो रहा है उसको समझ लीजिए। पहले हिंदी मीडियम का स्टूडेंट कहां से आ रहा है? छत्रपति साहू जी महाराज नगर विश्वविद्यालय, राजा अवधेश सिंह विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय, नहीं से ना, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, यहां से जा रहा है हिंदी मीडियम का स्टूडेंट। ये इंस्टीट्यूट वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है क्या? नहीं ना। और दूसरा कहां से आ रहा है? एम्स, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईटी मद्रास। आपने डेटा सुना है कि नहीं सुना है? ऑल यूके और ऑल यूएस यूनिवर्सिटीज से जो सिलेक्शन का रेशियो है ना, इसको आप कभी सुनेंगे, देखेंगे, आपने पढ़ा हुआ हो सकता है, तो आप पाएंगे कि ये बहुत ज्यादा है। 2010 तक ऑल यूएसए यूनिवर्सिटीज का यूपीएससी में वेटेज था 14%, अब बढ़ के हो गया 61%। ऑल यूके यूनिवर्सिटीज का 31% था, ये 70% हो गया। आईआईटी मद्रास का 7% था, ये 50% हो गया। अब इस तरह के इंस्टीट्यूट के लोग जब आने लगे तो एक आईआईटी का स्टूडेंट जब आता है ना, तो उसके बारे में इंटरव्यूअर का पहले से दिमाग सेट होता है। ठीक वैसे जैसे एक कोर्ट में वकालत करने के लिए आप चले जाइए, आपका नाम नहीं है, और दूसरी तरफ मुकुल रोहतगी, हरीश साल्वे खड़े हो जाए, जज पहले से दबाव में आ जाता है। व्यवहारिक है यार, हरीश साल्वे खड़ा है, अभी ये आर्ग्यूमेंट करेगा, उसकी बात ज्यादा सुनेगा। व्यवहारिक बात है, तो कुछ व्यवहारिकता भी समझिए। आईआईटी मद्रास वाला बच्चा आ रहा है, यूएसए की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है आईएएस बनने के लिए, यूके की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है आईएएस बनने के लिए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आ रहा है आईएएस बनने के लिए। प्रोफाइल जरा देखिए इनकी, एलएसआर से पढ़ के आ रहा है आईएएस बनने के लिए, और आप गए छत्रपति साहू जी महाराज नगर विश्वविद्यालय, बात बनेगी नहीं। तब क्या होगा?
इंटरव्यू में मार्क्स पाने का एक तरीका है। फर्स्ट इंप्रेशन में तो आप अपने इंस्टीट्यूट से एग्जामिनर को, इंटरव्यूअर को इंप्रेस नहीं कर पाते। शुरुआत में उसकी थिंकिंग होती कि आईआईटी वाला आया है, एम्स वाला आया है, यूके यूनिवर्सिटी वाला आया है, या फिर एसआरसीसी वाला आया तो बेहतर ही है, क्योंकि देश के क्रीम इंस्टीट्यूट है। बच्चा भी वही माहिर है, प्रेजेंटेशन में, जवाब देने में, हाजिर जवाबी माहिर है। अब आप गए ग्रामीण पृष्ठभूमि से, फिर क्या करें आप? उस 30 नंबर का जो अंतर पैदा हो रहा है उसको कैसे पाटे? उस 30 नंबर का अंतर कोचिंग इंस्टीट्यूट से कभी नहीं पटेगा। कैसे पटेगा? वही जो मैंने बताया, निबंध पढ़ो ना। जब आप सुनील खिलनानी से लेके युवाल नोआ हरारी तक पढ़कर जाते हैं, आप वॉल्टेयर के बारे में थोड़ा जानते हैं, रूसो के बारे में थोड़ा जानते हैं। कहां से गए? राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से गए। लेकिन किसी सवाल के जवाब में जहां आपको मौका मिला, आपने कहा सर मैंने वॉल्टेयर की फला किताब पढ़ी थी, या मैंने नीचे को पढ़ा था, और सर उसमें वो 2 लाइन कहता है, वो मुझे बहुत अपील करती है। इस सवाल के जवाब में मैं मानता हूं कि वो लाइनें बड़ी प्रासंगिक है। आपने हिंट दिया कि आप आए तो बड़ी छोटी यूनिवर्सिटी से हैं, लेकिन आप नीचे और वॉल्टेयर को पढ़ के आए, माहौल बदलना शुरू हो जाएगा। आपने किस सवाल के जवाब में कह दिया सर अवतार सिंह पाश की एक कविता है, बहुत पॉपुलर है, उसकी 2 लाइन में समझता हूं कि ये काम की है। इंटरव्यूअर, आप इंटरव्यू गढ़ते हैं, आप अपने मौलिक आंसर से गढ़ते हैं। अब क्या लगने लगता है उसको? मौका मिला आपको, आप यूटिलाइज करते हैं। उसको लगा कि यार ये बहुत छोटी जगह से आया है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया है, लेकिन ये हैंडीकैप्ड नहीं है, इसके रीडिंग का दायरा जरा देखो। किसी बात में आपने 1970 के किसी सिनेमा का जिक्र कर दिया उत्तर देते हुए, क्या दिखा रहा है? डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटी। आपका जो हॉबी वाला सेक्शन है भरा हुआ है, फिल्में देखना, गाना सुनना, किताबें पढ़ना। कहा यार बड़ी रुचि है तुम्हारी, बड़ी हॉबी है। अरे भाई आईआईटी में नहीं पढ़े, हॉबी हम 10 बनाएंगे कम से कम। और क्या करेंगे? जो कोचिंग में लगाते थे समय हॉबी बनाने में लगाएंगे। गिटार बजा लेते हैं, गाना गा लेते हैं, नाच लेते हैं, भरतनाट्यम कर लेते हैं। थोड़ा डायनेमिक पर्सनालिटी बनाओ। अब ये मान लो कि ये पार्ट है तुम्हारे सफल होने का, कि हमारे पास कुछ एडिशनल ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा जो गैप हो, उसको जब वो वहां इंटरव्यू लेने वाला देखे तो उसमें कुछ बात ऐसी जो उसको अपील करे। क्या भरतनाट्यम नाचते हो तुम? अच्छा उत्तर प्रदेश से आए हो? कैसे भाई? आपने कहा सर मेरी रुचि है। उसको लगेगा कि यार डायनेमिक आदमी है। हर आदमी भारत की सिविल सेवा में श्रेष्ठ लोगों को भेजना चाहता है, उसमें कुछ डायनेमिज्म दिखना चाहिए आप में उसको। तो आप जब अपनी पर्सनालिटी लिख जाते हैं, क्या लिखते हैं? हॉबी जरा बताइए। लिखते हैं बच्चों से बात करना, क्रिकेट देखना। अभी हॉबी, इसी हॉबी के सहारे हम आपको आईएएस बना दें, जो पूरे भारत की हॉबी क्रिकेट देखना। क्या यूनिक लेके जा रहे हो? कुछ यूनिक नहीं है। यूनिवर्सिटी तुम्हारी यूनिक है नहीं, ज्ञान में तुम कुछ ऐसा मौलिक आंसर दे नहीं रहे हो, कोचिंग का रट रहा है आंसर दे रहे हो। हॉबी तुम्हारे पास है नहीं, वही हॉबी जो हिंदी मीडियम के 50 स्टूडेंट भर रखी, वही तुमने भर रखी है। नहीं मिलेगा अंक भाई। तो जो निबंध और एथिक्स की पढ़ाई करोगे, उसी निबंध एथिक्स की पढ़ाई से 2-3 हॉबी बनाओ। संगीत सुनो, फिल्में देखो, सिनेमा देखो, नाचो गाओ। इससे तैयारी भी मजेदार हो जाएगी, स्ट्रेस भी कम होगा, क्योंकि 3-4 साल तैयारी करनी। हिंदी मीडियम में 1 साल ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी आपको इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं। 1 से 1.5 साल ज्यादा करनी पड़ेगी। भाषा की समझ नहीं, लिखना नहीं जानते, सब सीखना पड़ेगा। तो 1.5 साल आप अतिरिक्त लगा लीजिए, लेकिन उसी 1.5 साल में आप अपने व्यक्तित्व पे काम कीजिए, क्योंकि 275 नंबर की परीक्षा व्यक्तित्व की। ध्यान रखना, 700 नंबर तुम पा गए इस परीक्षा में किसी काम का नहीं। 700 नंबर सबको मिल जाता है। वो जो 30 नंबर इंटरव्यू में ज्यादा पाओगे, वो जो 20 नंबर निबंध में ज्यादा पाओगे, वो जो 10 नंबर एथिक्स में ज्यादा पाओगे, यही 70 नंबर है जो तुमको सेलेक्ट करवाता है। वो 700 नहीं जो हर आदमी जो दे रहा है इस परीक्षा में उसको मिल जाता है। तो 70 नंबर अल्टीमेटली 80 नंबर तुमको जुटाना है अतिरिक्त, उसके बारे में दिमाग लगाओ। तो व्यक्तित्व बनाना है। व्यक्तित्व भी मैंने कहा कि तुमको थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटी। जिस दिन से तैयारी करो, सोचना शुरू करो कि मैं जब फॉर्म भरूंगा, डैब भरूंगा, क्या भरूंगा। हॉबी मेरी होनी चाहिए, किसी से पूछूंगा थोड़े। और हॉबी 1-2 नहीं, 3-4 लिखूंगा। एक लिखूंगा जिससे मेरा भावनात्मक पक्ष स्पष्ट हो, एक लिखूंगा जिससे मेरा बौद्धिक पक्ष स्पष्ट हो, एक लिखूंगा जिससे मेरी स्पोर्ट्स वगैरह में रुचि दिखे कि मैं फिजिकल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होता हूं। तो 2-3 तरह की हॉबीज का मैं क्या बनाऊंगा, पहले से तैयार करूंगा। भरते इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ऐसे हॉबी।
तब आप आईएएस को क्रैक कर सकेंगे। आप जिस मॉडल में तैयारी कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पुराना हो गया है, उस पुराने सॉफ्टवेयर में अब दम नहीं आपको आईएएस बनाने का, छोड़ दीजिए। ठीक है, वो पेंटियम 3 है, आज i5 i7 का जमाना है और आप पेंटियम के सॉफ्टवेयर से काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सॉफ्टवेयर सप्लाई कौन कर रहा है? फिर से कोचिंग इंस्टीट्यूट। पर्सनालिटी पर काम करो, वाकई तुम संगीत सुनो, कर्नाटक शैली का संगीत सुनो, इंटरेस्ट बनाओ, धीरे धीरे मजा भी आएगा तुमको। तुम देखोगे ना, जिस दिन म्यूजिक देखना शुरू करोगे, क्लास कल्चरल सिनेमा देखोगे, कुछ सिनेमा देख लिया नॉर्डिक कंट्री का, सबका सबटाइटल तो आता ही रहता है। आजकल अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स का ले लो सब्सक्रिप्शन, देखो सिनेमा में सबटाइटल आता है। देखो, बताओगे जब सर मैंने ये सिनेमा देखा था, उसी सिनेमा से निबंध में लिखोगे कि मैंने फलाना सिनेमा देखा तुर्की का, उसमें तुर्की के सिनेमा में ये पात्र इस तरह की बात कर रहा है। ये तो दिखाओ, बनोगे आईएएस। आईएएस बनने में कोई बाधा नहीं मुझे लगता है कि, लेकिन आप टारगेटेड पढ़ाई करें, समझदारी के साथ पढ़ाई करें, स्ट्रीट स्मार्टनेस बनाएं, लिखने के कौशल पर पर्याप्त अभ्यास करें, प्रारंभिक परीक्षा में एलिमिनेशन टेक्निक्स शार्पन करें, बेहतर करें उसको, एलिमिनेशन की टेक्निक्स को बेहतर करें। मुख्य परीक्षा में निबंध और इथिक्स पर खास जोर दें, क्योंकि 250-250 नंबर के पेपर हैं, सबसे कम सिलेबस है इनका। और इंटरव्यू को आप इग्नोर मत करिए। इतनी बात अगर आप करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप आईएएस बनेंगे। अच्छा, जिस दिन आईएएस बनो ना, तुमको खुद ही लगे यार कि आईएएस बनने लायक हो गए। पूछना आपने सवाल, तुमको लगता है क्या क्या आईएएस बना दिया जाए तुमको? पूछो अपने से ईमानदारी से, क्या तुम चाहते हो कि आगे देश ऐसे लोग चलाएं जो केवल किताब पढ़ के गए? तुम संगीतकारों की कद्र कर पाओगे? तुम कला संस्कृति को वाकई समझते हो क्या? कैसा आईएएस चाहते हो भाई इस देश को चलाने के लिए? डायनेमिक या ऐसा एक आदमी जो सिर्फ किताब में कमरे में रह गांधी विहार, नेहरू विहार, बघाड़ा, सलोरी, अलीगंज, टेढ़ी पुलिया, मुंशी पुलिया, यहां पे कमरा लेके पढ़ के आए हो? यही चाहते हो क्या देश ऐसे लोगों के हाथ में जाए? अरे तुम ऐसा कुछ करो कि तुमको खुद ही लगने लगे यार हमको आईएएस बना दो, हम हैं, डिजर्व करते हैं। वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर से ऊंच करना चाहिए। वो आता है जब तुम पढ़ते हो, जब तुम समझते हो चीजों को, आता है। अच्छा, क्या ऐसा कर दोगे तो हो जाओगे आईएएस? गारंटी नहीं है, लेकिन अगर तुम फेल करोगे तो तुमको रिग्रेट नहीं होगा कि तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया। तुमको हमेशा होगा कि मैंने व्यक्तित्व अपना पूरा विकसित किया। और उससे आईएएस नहीं बनोगे तो पीसीएस पक्का होने लगोगे, क्योंकि अब पीसीएस होने के लिए भी तुमको खासी मशक्कत करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये गारंटी मत मांगना, लेकिन ये जो बातें बताई इनको लॉजिकली तुम सोचना कि क्या 20 नंबर निबंध में वाकई अलग अलग तरीके की थीम से, अलग अलग तरीके की बातें कह के बढ़ाया नहीं जा सकता? क्या निबंध लिखने की हमने पर्याप्त प्रैक्टिस की है? क्या एथिक्स में हमारे उदाहरणों का रेंज बहुत व्यापक है? क्या इंटरव्यू वाकई हम देने जाएंगे तो हमारे पास कोई मौलिक आंसर होगा क्या उस दिन? क्या हमारी पर्सनालिटी में बहुत सारा डायनामिक एलिमेंट है? क्या सवाल खुद से पूछो। ये चीज अगर आप करते हैं तो जब तक पैटर्न नहीं बदलता तब तक इस तरीके से आप करेंगे। इसके लिए जितनी बात मैंने बताई, तुमको 7-8 महीने का समय चाहिए अपने लिए, यूट्यूब देखने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए, संगीत सीखने के लिए, गाना सुनने के लिए 8-9 महीने का समय चाहिए। 8-9 महीने का समय कब मिलेगा? जब 18 महीने की कोचिंग 8 महीने में कंप्लीट हो जाए। सारा समय कहां से निकालना है? वही 24 महीना कोचिंग जो खा रही सब, वहीं से। उस 22-24 महीने की कोचिंग से तुम्हारा 10 महीना 12 महीना बचना चाहिए। कोचिंग पे 6-7 महीने से ज्यादा तुम नहीं लगा सकते। वो 6-7 महीना तुम जो वहां कोचिंग में जा रहे हो उसको निकाल लो, बाकी जो 12 महीना वहां जा रहे हो उसको बचा लो। उस 12 महीना में जो 3 घंटा कोचिंग आने जाने में लग रहा था, वो रोज का 3 घंटा तुमने बचाया, उसी को अपने पर्सनालिटी पर डालो, उसी को अपने नॉलेज एक्सपेंशन पर डालो। ठीक है, सिलेक्ट हो जाओ, काम बनेगा। कुछ ना कुछ लोग जरूर सिलेक्ट होंगे। तो आज का सेशन, अच्छा कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या वो मीडियम चेंज कर दे? क्या मीडियम चेंज मत करना कभी। मीडियम चेंज करके निबंध जो तुम्हारा फोटे उसी में तुमको नंबर हासिल करना है ज्यादा। इथिक्स जिससे तुम सिलेक्ट होने जा रहे हो, जो तुमको 20 नंबर ज्यादा दिलवाएगा, उसी में तुमने मीडियम चेंज कर लिया।
अच्छा एथिक्स लिख पाओगे एक ऐसी भाषा में? इकोनॉमी लिख लोगे तुम इंग्लिश में, लेकिन इथिक्स और निबंध जिसमें मौलिक लिखने की जरूरत है वहां नहीं लिख पाओगे अंग्रेजी में। तो जो लोग अभी बीए करना शुरू कर रहे हैं वो अंग्रेजी में चले जाए, लेकिन जिन्होंने बीए कर लिया है, एमए कर रहे हैं, परीक्षा देना शुरू कर दिया है, वो मीडियम ना चेंज करें। मीडियम चेंज करने पर आप पर अतिरिक्त दबाव आ जाएगा। बजाय उसके आप उसी मीडियम चेंज करने में जितना दबाव डालते उतना थोड़ा उपनिषद के बारे में ज्ञान जुटा लो, कवियों को पढ़ लो, थोड़ा उसमें थोड़ा समाजशास्त्र जान लो, थोड़ी फिलॉसफी जान लो, उसी समय को अपने बाकी चीजों पर लगा दो। ठीक है, मीडियम चेंज करके भी तुम जीएस में चमत्कार नहीं कर दोगे। मीडियम चेंज करके 20-25 नंबर ही जीएस में कॉम्पनसेट करोगे, वो 20-25 नंबर तुम भाषा में इंप्रूव करके अपनी रेंज बढ़ा के इथिक्स और निबंध में ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। इसलिए मैं मीडियम चेंज करने की सलाह नहीं दूंगा। जिस भाषा में तो अपनी बात सबसे बेहतर तरीके से कह सकते हो उसी भाषा को अपनी बात कहने के लिए इस्तेमाल करो। मीडियम चेंज करना ठीक सलाह नहीं होगी, मैं तो कम से कम ये सलाह नहीं दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सेशन को अटेंड किया। अब फिर 2-3 दिन बाद एक नए सेशन में मिलेंगे, जिस दिन सेकुलरिज्म पर चर्चा करेंगे, भारत में पंथ निरपेक्षतावाद पर चर्चा करेंगे। उसकी डिबेट अभी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई राम मंदिर के आलोक में। देखेंगे क्या दिक्कत है उसमें। मैं फेसबुक पर अपने लिख दूंगा कि किस दिन वो सेशन होगा, फिर उसमें मिलते हैं। नमस्कार।